मुझे कुछ नहीं पता। और सर मैं उस दिन के बाद ना पागलों की तरह सर काम करने लगा। मुझे फिर लोग नहीं दिखाई देते थे, मुझे सिर्फ आइडिया दिखाई देती थी। मेरे को अगर कोई डायरेक्ट सर दिख भी जाता था तो मैं उससे रास्ता काट करके बच करके निकल जाता था कि कहीं मैं फिर से दोबारा ना फंस पाऊं। तो डर नहीं लगा? ये पागलपन आज भी आपके अंदर जिंदा है? ये आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कैसे आए? बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। तो मैंने सर सबसे पहले तो अपना बैग उठाया और मैंने भाग गया। मैं मोटिवेशन में नहीं आए, वैसे तो आप बता रहे हो वो सोच समझ के कैलकुलेशन करके उस हिसाब से आए हो। फिर काम किया आपने? डर नहीं लगा नौकरी छोड़ते हुए? मुझे ये पता था कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं फेल नहीं हूँ। कर गए आप, कर गए। मतलब उस समय इतना भूखा था कि यार मुझे कोई काम करने वाला मिल जाए। सर मैंने 17 शहरों में सर कोशिश की, 17 शहरों में, लेकिन सर रिजल्ट आया नीलबट्टे सन्नाटा, फेल। लोगों ने पैसा कभी नहीं दिया, बॉन्ड ले लिया, पैसे भी नहीं दिए सर, वहां पर इन्वेस्ट हो गए जो कभी मेरे को रिटर्न नहीं आए। और वहां से फिर मेरी जिंदगी में सर ड्रॉबैक शुरू हुआ। मैंने हाथ जोड़ लिए कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कभी नहीं कर। तो फिर आपको कामयाबी कितने दिनों बाद मिली थी? सर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मिला। मेरे से कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो, गलत डिसीजन हो गए कि मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी। मेरे को उस समय कोई रोकने टोकने समझाने वाला व्यक्ति नहीं। उस समय जो है कि दिमाग ऐसा हो गया, सन चेहरा लाल हो गया सर। ये बिल्कुल सच है। एक वक्त है जब इंसान को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक वक्त होता है जब हर इंसान को पैसे से ज्यादा सम्मान चाहिए होता। नमस्कार, आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं एक ऐसे पॉडकास्ट शो में जिसका ध्येय है कि हमारे देश में हर व्यक्ति में लीडरशिप जरूर आए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करें। इसीलिए इस पॉडकास्ट शो में हम विभिन्न क्षेत्रों की उन कामयाब पर्सनैलिटी को बुला के आपसे रूबरू कराते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, समझते हैं कि उन्होंने ये मुकाम कहाँ तक हासिल किया। आज इसी श्रृंखला में हमारे बीच में आए हुए हैं डायरेक्ट सेलिंग के एक बहुत बड़े दिग्गज, जिनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंस्पायरिंग है। तो हम स्वागत करते हैं आज हमारे इस लीडिंग लीडर्स पॉडकास्ट शो में एक और दिग्गज, मिस्टर BS भंडारी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं आज धन्य हो गया कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं और इस पॉडकास्ट का हिस्सा हूं। थैंक यू सर। भंडारी सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं मूलतः उत्तराखंड का हूं। उधम सिंह नगर जिला, खटीमा तहसील में एक छोटे से गांव बंजारी फार्म में मेरा जन्म हुआ और वहीं मेरा बचपन बीता है। तो उत्तराखंड में 2 रेंज है ना सर, वो कौन सी रेंज? एक कुमाऊं, एक गढ़वाल। तो आप सर कौन सी कुमाऊं रेंज? रीजन से हूं सर। कुमाऊं रीजन से? जी सर। तो आपका गांव पहाड़ियों पे या प्लेन में? नहीं सर, प्लेन्स है। एक्चुअली दादाजी लोग ही माइग्रेट होकर के आ गए थे। मूलतः पिथौरागढ़ से हैं। अच्छा, बहुत पहाड़ों पे रहते? जी जी सर। तो बचपन में आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और कहाँ तक हुई? सर प्राथमिकी तो गांव से हुई, बंजारी फार्म से। फिर उसके बाद में 6, 7, 8 जूनियर हाई स्कूल थोड़ा सा आगे पड़ता है, वहाँ से हुई बिछुआ, जो हमारी ग्राम पंचायत थी। उसके बाद में फिर 9, 10 मैंने सर हमारे इंटर कॉलेज जो खटीमा तहसील में पड़ता है, वहाँ से मैंने 9, 10, 11 वहाँ से किया सर। तो ये गांव में मतलब प्राइमरी में पढ़े तो सरकारी में पढ़े या? जी सर, सरकारी। सरकारी से शुरू किया और फिर थोड़ा आगे गए और फिर थोड़ा आगे गए? जी जी। तो जी सारे सरकारी में स्कूल? जी सर, सरकारी स्कूल थे, हिंदी मीडियम थे, और उस समय पर उत्तर प्रदेश बोर्ड हुआ करता था। अच्छा, आप तो उत्तर प्रदेश का जन्म है आपका, उत्तराखंड का नहीं? जी सर, जी सर। तो कितने भाई बहन हैं आप? सर मैं 3 बहनों में अकेला भाई हूँ। 2 बहनें मेरी बड़ी हैं और एक मेरे से छोटी है। तो बड़ी बहन और एक छोटी बहन? जी, 2 बड़ी, 1 छोटी। 3 बहनों का एक भाई, बड़ा प्यार मिलता होगा अपनी बहन से? जी जी सर, बहुत बहुत बहुत। तो भंडारी जी, आपके पिताजी क्या करते थे? सर पिताजी मेरे किसान भी थे और साथ के साथ में एक शुगर मिल में गार्ड की जॉब भी किया करते थे, सीजनल। जब तक गन्ना आता था तो तब तक 4 महीने 5 महीने शुगर मिल में एज ए गार्ड जॉब करते थे, और बाकी मूल काम जो किसानी का था। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते? जी सर। और किसान खेती थी आपके यहाँ? जी, थोड़ा बहुत खेती थी जो पेरेंटल थी दादाजी के समय से। मदर हाउसवाइफ थी या वो भी वर्किंग थी? नहीं नहीं सर, मदर भी हाउस वाइफ ही। सर आपने कहाँ तक पढ़ाई लिखाई करी? सर 12th पास हूँ सर। तो भंडारी जी, मुझे ये बताइए कि आपने सबसे पहली जॉब क्या करी? क्या कमाई का संसाधन था आपके पास सबसे पहला? सर और कब करी? मैं जब 97 में मैंने 10वीं पास की, तो उसके बाद में जब गर्मियों की छुट्टी पड़ती है, तो उन गर्मियों की छुट्टी से ही मैंने एक दुकान पर, जनरल स्टोर की दुकान पर, कॉस्मेटिक की दुकान में एज ए सेल्समैन मैंने जॉब करना शुरू किया था। 97 की बात है। क्या करते थे सेल्समैन में? सर मैं कॉस्मेटिक्स की दुकान में ये जो आपके
लेडीज़ों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर ये चूड़ी बिंदी वगैरह, ये सब ऐसे सेल्समैन का जॉब वहाँ पे करता था। चूड़ी बिंदी बेची है आपने जी सर, शुरुआत में? शुरुआत में। तो उसके बाद पता है कि हमें आप सेना में गए, तो सेना में कब गए? सेना में सर मैं 99 जनवरी में इनरोल हुआ था। जिस वर्ष कारगिल वॉर हुआ था उस साल में इनरोल हुआ था, जनवरी 99 में। तो भंडारी सर, जैसे हर बच्चा बचपन में एक सपना देखता है कि मैं बड़े होके ये बनूंगा, बड़े होके वो बनूंगा, पायलट बनूंगा, ये इंजीनियर बनूंगा, आईएएस बनूंगा, ऐसे कुछ बचपन में आपका भी कोई सपना था? जी सर बिल्कुल, मैं बचपन से ही डॉक्टर बनने के सपने देखा करता था और इसी वजह से मैंने 9th 10th में साइंस भी लिया था और 11th में ही मैंने बायोलॉजी सब्जेक्ट चुना था। तो मैं बायोलॉजी का अच्छा स्टूडेंट रहा, तो मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो फिर लेकिन डॉक्टर क्यों नहीं बन पाए आप? सर डॉक्टर बनने के लिए शायद मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वो वहाँ की जो आर्थिक परिस्थिति थी और जो एक मेंटोरशिप एक बड़े भाई के तौर पर या पिता के तौर पर या किसी भी अड़ोस पड़ोस में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे जो मुझे गाइड कर सके, तो शायद इस वजह से मैं उस जगह तक नहीं पहुंच पाया। आपकी आर्थिक परिस्थितियां फेवर में नहीं थी बचपन में? नहीं सर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पिताजी खेती भी करते थे। हाँ। तो 95 में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हुए सर, कुछ फैमिली ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, ऐसे हालात बने सर कि पिताजी को वो जो पुश्तैनी ज़मीन थी वो महज 5 लाख रुपए में सेल आउट करनी पड़ी, जिसमें कि पक्का मकान, पक्की गौशाला, ट्यूबवेल, सब कुछ था। तो हम बिल्कुल सड़क पर आ गए थे 95 में। तो उसके बाद में सिटी में खटीमा में आकर के पिताजी ने एक छोटा सा मकान लिया, 6 कमरों का, 4 कमरे नीचे थे, 2 कमरे ऊपर थे। तो वहाँ से फिर लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा शुरू हो गया सर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आर्थिक परिस्थितियां अच्छी होती जी, और आपको सपोर्ट मिलता तो यू वाज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर जरूर बनते? डेफिनेटली सर, पढ़ाई में अच्छे थे? बिल्कुल सर। तो आर्थिक परिस्थितियों की वजह से नहीं बन पाए? जी सर। तो सेना में नौकरी करना आपकी चॉइस थी या फिर अकस्मात ही गए थे इसमें सेना में भी आप? सर सेना में जाना मेरी मजबूरी हो गया था। ऐसा नहीं कि मैं आर्मी को एडमायर नहीं करता, मैं बहुत हमारे पूरा देश गर्व करता है उस पर, लेकिन ये मेरी चॉइस नहीं थी। मैं आर्मी में जाना, मैंने आसपास देखा कि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, तो वो मेरे लिए सबसे इजी लगा क्योंकि आसपास सभी लोग आर्मी में थे, रिश्तेदार सारे लोग आर्मी में थे। और एजुकेशन वाइज अगर मैं टेस्ट वाइज रिटर्न की बात करूं तो मेरे लिए बहुत इजी था निकालना। आईक्यू मेरा काफ़ी तेज़ था, ऐसा मैं मानता हूं, और फिजिकली मैं फिट था, मेडिकली फिट था। तो मैं बहुत अर्ली एज में सर आर्मी में इजीली मेरा सिलेक्शन हो गया था। क्या उम्र थी जब आपके? सर मैं जब भर्ती हुआ था 16 साल 8 महीने में मैं भर्ती हो गया। 16 साल 8 महीने? जी सर। आपको मालूम है एक बात? जी। करेक्ट यही उम्र मेरी थी जब मैं भर्ती हुआ। सर क्या बात है सर, कितना अच्छा इत्तेफाक बना है। शायद इसी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें सर मुझे मैच करती हैं सर। भंडारी सर, कई बार ना बचपन में भी जीवन में कुछ ऐसी प्रेरणादायक या मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे घटनाक्रम या कोई ऐसी स्टोरी जिंदगी में हर इंसान की होती है कि बचपन में यार वो इंस्पायर हुआ, प्रेरणा मिली, कोई ऐसे घटना घटी कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की। तो आपके बचपन में ऐसा कुछ हुआ था? सर मुझे इंस्पिरेशन तो नहीं मिली, लेकिन हाँ मैं ज़रूर कुछ ऐसे शौक से गुजरा हूँ, कुछ ऐसे हादसों से गुजरा हूँ। मुझे याद है जो मैंने डिस्प्यूट का जिक्र आपसे किया था, तो जब हम गांव में ही रहते थे, मैं ये बात बता रहा हूँ सर आपको 95 से पहले की, तो कोई हमारे चाचा जी ही लगते हैं, तो वो सड़क पे खड़े होकर के और ड्रिंक करके और मेरे पिताजी को गाली दे रहे थे कि तेरा तो एक ही बेटा है और हम जो है कि इसे ख़त्म कर देंगे और ऐसे वैसे करके कुछ कह रहे थे। वो चीज़ें मेरे लिए वो हादसा है, बहुतों भुलाए नहीं भूलती हैं। तो मुझे लगता था कि यार काश मुझे कोई ऐसा मौका मिल जाए, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ मिल जाए कि जिससे कि मैं अपने परिवार को सशक्त कर सकूं और मैं इस दलदल से बाहर निकल सकूं। 13 साल उम्र होगी जब आपकी? जी सर। क्योंकि 95 की आप बात कर रहे हैं, 99 में आप भर्ती हुए हैं। बिल्कुल सर। 13 के करीब उम्र? 12-13 सर, 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता हूँगा। वो चेहरा और वो शब्द मुझे नहीं भूलते हैं सर आज। जिंदगी में बचपन में जब ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं कि जब आर्थिक परिस्थिति या किसी का कोई चैलेंज और हमारे परिवार की तरफ कोई उंगली उठाता है, हम पे उठाता है, तो बचपन में वैसे बच्चों को बहुत पागलपन और जोश आता है कि यार कुछ तो करना है। जी सर। आपके साथ भी हुआ है? बिल्कुल सर। तो भंडारी सर, सेना की नौकरी के दौरान कोई ऐसा अनुभव साझा कीजिए
जब आपको महसूस हुआ हो कि यार वाकई में दिस इज अ जॉब, ये है नौकरी, कोई ऐसा गौरवपूर्ण क्षण? सर मेरे लिए सबसे बड़ा जो गौरवमय पल था वो ये था कि 99 में जब ट्रेनिंग ख़त्म हुई, तब तक वैसे तो कारगिल वार समाप्त हो चुका था मई में 99 में। फिर उसके बाद में पहली जब मैं मेरी पोस्टिंग हुई सिपाही बनने के बाद में, तो उस समय पर हमारी यूनिट सर श्रीनगर में थी। खेरू हमारा हेडक्वार्टर था जहाँ पर आरआर की ट्रेनिंग होती है सर। खेरू, जहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री भी है। जी सर बिल्कुल। और मैंने भी वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स की ट्रेनिंग की है। अरे वाह सर। तो वहाँ सर हमारा हेडक्वार्टर था और उसके आसपास हमारी बाकी जो कंपनियां हैं वो इस्टेब्लिश थी। हमारी कंपनी खुन्मू में इस्टेब्लिश थी। मैंने ट्राल भी हमारी त्राल जगह पड़ती है। जी जी हाँ जी, जो सबसे ज्यादा इंसर्जेंसी वाला जो एरिया सोफिया, पुलवामा और त्राल। सोफिया, पुलवामा त्राल, और त्राल, ये तीनों सबसे ज्यादा डेंजरस सबसे ज्यादा डेंजरस जगह थी। और इन जगहों पर सर हमारी कंपनी को जो है सर के डिप्लॉय किया गया था। बड़ा मजा आता होगा आरआर में। बहुत सर मजा। आप भी जाते थे पूरी रात को गांव में कॉर्डर लगाने? कॉर्डर लगाने के लिए, पेट्रोलिंग करने के लिए पूरी पूरी रात। और आरओपी के लिए रोड ओपनिंग पार्टी। जी सर, आरओपी भी की है सर, पेट्रोलिंग भी की हुई है पूरी पूरी नाइट की, कॉर्डन भी लगाए हुए हैं। और जो सस्पेक्ट्स होते थे, जहाँ से लीड मिलती थी, तो उनको भी उठाया है। और वो सब सर टॉर्चर वगैरह सब मजा आता था। लेकिन मैंने भी किए। सबसे बड़ा सर जोशीला पल था वो मजा आता था, वो किक आती थी। अगर आपको मैं ये बताऊं कि मैं मेरी जिंदगी में आज क्या मिस करता हूँ, वो राष्ट्रीय राइफल के 2.5 साल मिस करता हूँ। और जीवन में मैं कुछ भी मिस नहीं करता। जी सर। तो इनकाउंटर हुए आपके कोई? नहीं सर, ऐसा संयोग नहीं बना कि कभी इनकाउंटर हुआ हो, कि कभी आमने सामने गोली चलाने का मौका लगा हो। लेकिन हाँ, वो बहुत बड़ा मतलब जो कि एक्साइटमेंट वाला फेज था। मेरे खूब सारे इनकाउंटर हुए। अच्छा। तो मैं भी पुलवामा में था, तो पुलवामा में बहुत डेंजरस एरिया है और वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी है। जी जी। तो आप सर कब रहे थे आरआर में? मैं 2001-2-3 में। जी, वो पीक टाइम था सर। हाँ, वो चीज़ मिसिंग तो है। आज चाहे कुछ भी बन गए, लेकिन वो चीज़ तो मिसिंग बहुत। मेरी ज़िंदगी में तो वही मिसिंग है, वो आरआर के 2.5 साल। क्योंकि वहाँ मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अलग ही काम करने के लिए जन्म मिला है। और मतलब वर्दी पहन के जो जज्बा हुआ था। एग्जैक्टली सर, क्या मतलब मेरे अभी भी गूज़बम्प्स उठ रहे हैं सर। वो वर्दी पहनने के नहीं आ सकता जिंदगी में, जब कुछ भी बन जाए वो मिस होते हैं सर। तो कभी बॉर्डर पे भी रही आपकी पोस्टिंग? सर संसद में 2002 में अटैक हुआ था। तो उसके बाद में वो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो बिल्कुल जोश में आ गए थे। वैसे तो बहुत शांत व्यक्ति है ना, बोला हम नहीं छोड़ेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो पूरी सेना को सर बॉर्डर में डिप्लॉय कर दिया था। हम भी डिप्लॉय हुए जी। तो हम जिस रेजिमेंट से आते हैं सर, मैं गार्ड रेजिमेंट का गार्ड्समैन हूँ, प्राउड गार्ड्समैन हूँ। तो हमारे पास में सर बीएमपी हैं, जो रशियन इक्विपमेंट है, पता है, जो पानी में तैर भी सकता है, डेजर्ट में भी चल सकता है, पक्की सड़क, कच्ची सड़क सब जगह चल सकता है। तो हमारा सर ये वाला जो पुल्लू 08 वाला एरिया था, ये हमारा बॉर्डर एरिया था। छोटी मारुति है वो। जी, हथियारों की दुनिया की छोटी मारुति सर, बिल्कुल क्विक बीएमपी। हाँ, बस एक आदेश की जरूरत थी सर। हमारे मेजर साहब को हमारा मिला हुआ था, हमारे कंपनी को मिला हुआ था टास्क, लाहौर में एक फोर्ट अब्बास है, अच्छा, वहां अपना नाम लिख करके आना है। लेकिन वो हुआ नहीं। चलो कोई नहीं, हुआ नहीं। अब तो फौजी तो सर जोश से भरा रहता है, बस से तो आदेश की जरूरत है। चलो वार हर चीज का सॉल्यूशन नहीं अच्छा है। दोनों देश बहुत पीछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, फिर आपकी पोस्टिंग कहाँ रही आर्मी में? सर 1 साल तो मेरा ट्रेनिंग में निकल गया। हमारा गार्ड रेजिमेंट का ट्रेनिंग सेंटर है नागपुर कामटी में, महाराष्ट्र में। उसके बाद में सर तकरीबन 1.5 साल श्रीनगर में। उसके बाद में सर हम 1 साल वहाँ बॉर्डर पर पड़े रहे सर, उस एरिया में। वो जब पराक्रम उसका नाम दिया गया। फिर उसके बाद में सर 3 साल रहा सर मैं संगरूर में। तो संगरूर से मुझे मौका मिला सर सूडान जाने का, यूएन मिशन के तहत। फिर वहाँ से 6 साल पठानकोट, और लास्ट के तकरीबन 1 सवा साल सर मैं कपूरथला रहा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 13.5 साल सर मेरे पंजाब में निकल गए। आधे पंजाबी हो गए। जी सर। तुसी कितना हो? जी सर, पंजाबी कल्चर में बहुत जो है कि एडमायर। तो आप जैसे नौकरी के दौरान सूडान गए थे जी, और यूएन मिशन के दौरान हमारे जो आर्मी पर्सन है सूडान जाते हैं, और वो भी किसी बहुत सी कंट्री में जाते हैं। जी सर। तो किस लिए जाते हैं और क्या करते हैं? और सूडान के बारे में थोड़ा अनुभव साझा कीजिए। कैसा सूडान कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, और हमारे लोग वहाँ क्यों जाते हैं यूएन मिशन के दौरान, और क्या करती है हमारी फौज में? तो सर सबसे पहले यूएन मिशन की बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक पीस कीपिंग मिशन बनाया गया है कि जिस भी कंट्री में सिविल वॉर होते हैं,
जहाँ पर गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं होती है, जहाँ पर लोग आपस में ही लड़ते मरते हैं, तो उन कंट्रियों में यूनाइटेड नेशन एक पीस कीपिंग फोर्स भेजते हैं। उस यूएन मिशन से, उस यूनाइटेड नेशन में जितने भी डिप्लोमेंट होते हैं वो वहाँ पर सरकार स्थापित करने के लिए या शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपने डिप्लोमेट्स को भेजते हैं। और आर्मी का ये रोल होता है सर कि जो डिप्लोमेट्स हैं उन डिप्लोमेट्स को वहाँ के जो सिविल वार कर रहे हैं लोग, जैसे हमारे नक्सलाइट हम कह सकते हैं उनको, समझ गया। तो वो लोग डिप्लोमेट्स को हानि ना पहुंचाए, उनका प्रोटेक्शन करना काम सर आर्मी का होता है। कैसा था सूडान, कैसे थे हम लोग वहाँ? सूडान सर अफ्रीका रीजन का एक हिस्सा है और वहाँ सर बहुत पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। लेकिन वहाँ पर कंडीशन ये है सर कि लोगों के पास में खाने के लिए अनाज चाहे हो ना हो, AK-47 लेकिन कंधे में AK-47 कहाँ से आती है AK-47? सर अब ये तो बहुत बड़ा गेम है सर, मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, कंट्रोवर्सी है ये कि आखिर वो वेपन आते कहाँ से हैं। खाने को पैसे नहीं, लेकिन खाने को पैसे नहीं है लेकिन वेपन है सबके पास में है। और लाइफ की वैल्यू नहीं है सर। जैसे दो ट्राइबल्स हैं वहाँ पर, तो दो ट्राइबल्स हैं तो दोनों ट्राइबल्स का आपस में सर वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है आमने सामने, और आमने सामने गोली होगी सर। और वो सपोज सर गार्ड नहीं लेते, वो छुपते नहीं है, दर 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 ऐसे करके गोलियां चलाते हैं सामने वाले भी। अब इसमें जो मर जाएगा सर उसको वहीं छोड़ दिया जाएगा, उसकी डेड बॉडी भी नहीं उठाते सर वो, लेकिन AK-47 जरूर उठाएंगे वहां से और लेकर के चल जाएंगे। और एक ही आदमी 2-2, 3-3, 4-4 शादियां किए हुए बच्चे सर, इनकी वो हालत थी कि हमारे कैंप में जो हम खाना बच जाता, जो वेस्ट हम डालते थे ना डस्टबिन में सर, वो डस्टबिन से खाना निकाल करके खा जाते थे। इतनी दया आती थी सर, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए थे तो हम फेंसिंग से बाहर जा नहीं सकते, अपनी ड्यूटी से हम बाहर नहीं जा सकते। गरीबी क्या होती है आपने सूडान में देखा? सर बहुत, मतलब भुखमरी से मर रहे सर वहाँ लोग। आज तो पता नहीं क्या स्थिति है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भगवान पूरे विश्व में शांति रखे, ये लड़ाई को लोग अपना बिजनेस में बढ़ाए, अच्छा करे। लेकिन असली गरीबी क्या होती है सूडान में? तो आप लोगों को डर नहीं लगता था कि उनके AK-47 से कभी कहीं भी चला देते हैं वो लोग? नहीं सर, हमें कभी डर नहीं लगा उस चीज़ का। अलर्टनेस हमेशा हमारे साथ रही चारों तरफ। मान लो कि हम जिस कैंप में रह रहे हैं तो फेंसिंग है और पोस्टर्स बनी हुई हैं, तो ऑल टाइम जो है कि आपके गार्ड्स वहाँ पर खड़े हैं। हमने भी गार्ड्स की ड्यूटी दी है। जहाँ भी हम जा रहे हैं यूएन मिशन के डेलीगेट्स और लोकल ट्राइबल्स के साथ में मीटिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी हम अलर्ट रहते थे। अटैक होते थे सर, कैंपों में भी अटैक होते हैं, वॉर भी होता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, लेकिन वो फौजी क्या सर जो डर गया। बिल्कुल सही बात। अच्छा ये बताओ, वहाँ पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं, डॉलर में मिलते हैं, रुपयों में तनख्वाह मिलती है? जी सर, यूएन मिशन में जाने से एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पर जो जितने भी समय आप रहेंगे, चाहे 6 महीना रहें चाहे साल भर रहें, तो वहाँ आपको डॉलर में आपको सैलरी मिलेगी। मतलब फिर अमीर फौजी बन गए थे आप, हैं? जी सर। वापस आ गए हो तो अमीर ही आ गई होगी साथ में। बिल्कुल सर, वो मेरे लिए ज़िंदगी का दूसरा एक बहुत बड़ा पल था कि जहाँ मतलब मेरे को अपने आप को फाइनेंशियली इस्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे इंडियन आर्मी के थ्रू मिली। मैं देखता था जो आर्मी वाला विदेश से आता था ना, उसके कपड़े चेंज, बेल्ट चेंज, टोपी चेंज, जूते चेंज, अमीरी दिखती थी। आते ही घर बना लेगा, आते ही गाड़ी ले लेगा, क्योंकि अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। बिल्कुल सर, ये भी मुझे लगता है कि मेमोरेबल है, भूल नहीं पाओगे। डेफिनेटली सर। तो भंडारी साहब, आपकी शादी कब हुई थी? सर हमारे उत्तराखंड में कहावत है, इधर नौकरी उधर छोकरी। तो मैं 99 जनवरी में सर इन्वॉल्व हुआ था। 26 नवंबर 2002 को, 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे आर्मी की सर्विस के, मेरी शादी हो गई थी। बच्चे कितने हैं अभी? सर 2 बच्चे हैं मेरे, एक गुड़िया है और एक बेटा है सर। तो बच्चे को साथ रखते थे फौज में या बच्चे दूर रहते थे? सर शुरुआती 9 साल तो बच्चे दूर रहे, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का अकेला ही बेटा हूँ। लेकिन 2011 के बाद में कुछ वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो गए थे, दूसरा बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, तो फिर मम्मी ने फोर्सफुली मुझे कहा कि जाओ इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। जी, तो 2011 में मैं फिर वाइफ को अपने ट्रीटमेंट के लिए पठानकोट लेकर के आया, और उसके बाद में फिर 1 साल बाद में बेबी कंसीव हुआ दूसरा। अच्छा ये बताओ, जैसे आपने पहले 9 साल बच्चों के बिना एक फौजी रहता है, वो कैसे रह पाता है फौजी? मतलब इतना एक साल अपने बच्चों से दूर, याद नहीं आते थे क्या घर की? सर अगर एक लाइन में जवाब दूं तो जवाब है मजबूरी। क्योंकि आपके पास में घर चलाने के लिए, जिस परिवार के साथ आप रहने की आप इच्छा रखते हो, उसी परिवार को चलाने के लिए आपको पैसा ज़रूरी है, और उसके लिए
आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं आर्मी में था तो आर्मी में रहना ज़रूरी है। अब जब देखते हैं अपने आसपास 1000 लोग हैं आर्मी में, एक रेजिमेंट में, तो सभी की हालत वही है। तो आदमी को फील नहीं होता है कि मैं 3 महीने में एक बार छुट्टी जा रहा हूँ, या पूरे साल में मुझे 3 महीने की छुट्टी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा दुख होता है, ब्लेम गेम चलता है, छुट्टी नहीं मिल रही है, घर जाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन सर एडजस्ट कर लेता है इंसान। तो हम भी सर एडजस्ट कर लेते थे। जब शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। मम्मी जब शादी नहीं हुई थी तो मम्मी बहुत रोती थी, जब शादी हो गई तो फिर वाइफ बहुत रोती थी, फिर धीरे धीरे सर सब समझ गए, फिर बेबी हो गई, बेटी हो गई। मेरा मन नहीं करता था बेटी को छोड़ करके जाने का, तो बड़ा दर्द होता था, लेकिन सर क्या करें सर, परिवार पालना है। फौजी हिम्मत वाला हो जाता है, बस इतना पता है मुझे। जी सर। फौजी भाई वो हिम्मत आ जाती है जो शायद एक आम आदमी में कभी ना है। नहीं नहीं सर। अच्छा पंडित जी, ये बताइए आप डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कैसे आए? क्या पहले से डायरेक्ट सेलिंग को जानते थे, सुना था? सर डायरेक्ट सेलिंग में आना इत्तेफाकन था। 2009 में जब मैं यूएन मिशन से आया तो उस समय पर मेरे पास में डायरेक्ट सेलिंग का एक पहला अपॉर्चुनिटी आई, जिसमें एक लड़का मेरी ही रेजिमेंट का हमारी प्लाटून में इंश्योरेंस प्लान को शेयर कर रहा था। तो मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस लेना था, लेकिन जब उसने इंश्योरेंस प्लान समझाने के बाद में जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाई कि यहाँ से आप लाखों रुपए हफ्ते और करोड़ों रुपए आप महीने के कमाने लगेंगे, तो मैं बोला ये फ्रॉड है। तो यह दिमाग में मेरे सबसे पहले आया और मैंने उसे भला बुरा कह करके भगा दिया वहाँ से, और वो रोता रोता अपने अपलाइन के पास गया। खैर उसके अपलाइन ने और मेरे बाकी प्लाटून के मेरे कलीग्स ने मिल करके मुझे कन्विंस किया कि यार तू बिजनेस कर चाहे मत कर, लेकिन अगर तुझे इंश्योरेंस लेना है तो तू इंश्योरेंस तो ले सकता है। तो वाकई में मुझे इंश्योरेंस लेना था और मैंने वो इंश्योरेंस प्लान ले लिया। लेकिन आपको पता ही है सर, डायरेक्ट सेलर कितने तेज होते हैं। पहले कहते हैं प्रोडक्ट यूज करो, फिर कहते हैं मीटिंग में आओ, फिर कहते हैं सेमिनार में आओ, तो फिर कहते हैं प्लान दिखाने फिर जाओ। कहते हैं प्लान दिखाओ। तो इस प्रकार से सर वो अपलाइन घाघ आदमी था और मेरे पीछे पड़ा रहा, और मेरे तब तक पीछे पड़ा रहा सर जब तक मैं उसके साथ में मीटिंग में नहीं चला गया। वो दिल्ली सर एक यहाँ पर एक छोटा सा शो था, ये बात है 1 अगस्त 2010 की। मतलब व्यक्ति ने सर मेरा पीछा सर 9 महीने नहीं छोड़ा। नवंबर 2009 से और अगस्त 2010 तक 9 महीने तक उसने मेरा फॉलोअप करते रहा। वो मुझे अपने गाड़ी में बिठा करके दिल्ली लेकर के आया। पता नहीं उसे उसमें ऐसा क्या दिखा, मेरा किराया भी दिया, मेरा टिकट भी दिया। तो इस प्रकार से सर उस शो को देखने के बाद में, उस शो में मैंने कुछ ऐसा देखा, किसी एक ऐसे व्यक्ति की स्पीच सुनी सर, जिनकी वजह से मुझे डायरेक्ट सेलिंग करने की प्रेरणा मेरे अंदर जगी सर। 2009 में आपने बीमा ले लिया और 10 महीने तक आपको कोई मतलब नहीं डायरेक्ट सेलिंग से, कोई डायरेक्ट नेटवर्क बनाने से, कोई मतलब नहीं। कोई सर मतलब नहीं। बस वो जो आपका जिसने आपको दिया वो इतना गजब का फॉलो अप लिया उसने आपका कि दिल्ली लाके बैठा दिया। जी सर। और फिर यहाँ आपने स्पीच सुनी, उसके बाद क्या हुआ सर? उस स्पीच में सर एक व्यक्ति थे, तो सर उनकी स्पीच से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी वो बता रहे थे कि आज मैं लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, खाने पीने की भी कंडीशन ठीक नहीं थी। वो स्पीच मुझे वर्ड टू वर्ड याद है सर, कि परिवार में 5 सदस्य थे और ये हालत थे कि मेरा 50 किलो भी वजन नहीं था। मैं 12वीं पास करके जब आर्मी में भर्ती देखने के लिए गया तो मैं इस वजह से रिजेक्ट हो गया कि मेरा बॉडी वेट 50 केजी नहीं था, उनका बॉडी वेट था 45 केजी। देयर आफ्टर उन्होंने सर नेवी में भर्ती देखी और नेवी में भर्ती में उनका सिलेक्शन हो गया। उनके पास शादी हो गई, उसके बाद में उनके पास में जीवन चलाने के लिए एक साइकिल थी, वो भी सेकेंड हैंड। मतलब वो स्पीच सुनी आपने कुल मिला के? और उसके बाद में उन्होंने सर इस बिजनेस को करके आज लाखों रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं। उस समय पर उनके पास में वर्ना कार थी, और वो सर मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो मेरी स्टोरी बता रहे कि हमारे घर की कंडीशन भी ऐसी है आज वर्तमान में, और इनका भविष्य यहीं से बना है, तो हो सकता है मेरा भविष्य भी बन जाए। वो मेरे को सब दिमाग में क्लिक हुआ, और उसके बाद में मुझे कहा इस काम को करना है। तब तक न तो मुझे कंपनी पता थी, न मुझे ये पता था क्या काम करना है। मैं तो सोच रहा था कि इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है, मैंने इंश्योरेंस लिया है। फिर काम किया आपने? फिर उसके बाद सर मैं अंधा होकर के काम किया।
मुझे तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी जहां से मैं अपने परिवार को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकूं। मुझे कुछ नहीं पता, और सर मैं उस दिन के बाद में पागलों की तरह सर काम करने लगा। मुझे फिर लोग नहीं दिखाई देते थे, मुझे सिर्फ आइडिया दिखाई देती थी। जो जहां मिलता था मैं उन्हें आइडिया समझाता था और उनको ये बताता था कि भाई तुम यहाँ से लाखों रुपए हफ्ते और करोड़ों रुपए महीने के कमाओगे, आ जाओ मेरे साथ में। सर 15-15 हज़ार रुपए का इंश्योरेंस में बात कर रहा हूँ सर, 2010 की। सर मेरा अपलाइन ना, आईडीओ का कैश हम लेकर के आते थे, वो बैंक में जमा कराते कराते परेशान होता था। मैं सर ऐसे चादर में लपेट करके उसके क्वार्टर में पैसे दे करके आता था। फौज के अंदर तो काफ़ी एंगेजमेंट रहती है जी सर। और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है। उस बिजी शेड्यूल में आप कैसे समय स्पेयर करते थे? सर जिस इंसान को वैल्यू पता होती है ना, वो इंसान उस काम के लिए समय निकाल ही लेता है, चाहे वो कोई यूपीएससी की तैयारी क्यों नहीं कर रहा हो। मेरे को वैल्यू थी सर पैसे की, क्योंकि मेरा बचपन आप समझ ही चुके हैं कि कितना बैकग्राउंड मेरा खराब रहा है। बचपन मेरा कैसा खराब रहा है। तो जब मुझे ये मौका मिला ना, तो मुझे लगा यार यही तो वो रास्ता है। तो अब मुझे समय निकालना था। ऐसा नहीं है कि फौज में आप रहते हैं तो आप 24 आवर्स बिजी रहते हैं, आपके पास बहुत समय होता है, आप उस टाइम को मैनेज करें। मतलब बहाना नहीं, नहीं, बहाना नहीं, फोकस बस, बहाना फोकस नहीं बनाया आपने। बिल्कुल सर, जो मिला उस समय निकाला। बिल्कुल। तो फिर आपको कामयाबी कितने दिनों बाद मिली थी? सर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मिला। अच्छा, कामयाबी नहीं मिली। जी। कितना पैसा कमा लिया था आपने उन दिनों तक? सर अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं तो मैंने तकरीबन वहां से 2.5 साल काम किया होगा। अच्छा। और 2.5 साल में लगभग 5 लाख की मेरी अर्निंग हुई थी। लेकिन कुछ एक ऐसे सर गलत डिसीजन मेरे द्वारा हो गए थे, जिसकी वजह से सर मैं लायबिलिटी में आ गया था। तकरीबन मेरे ऊपर 5 लाख का कर्ज और हो गया था। 5 लाख कमाया होगा और 5 लाख और कर्ज हो गया होगा, 10 लाख में नीचे चला गया था इसमें। और उसका कारण था मेरे द्वारा लिए गए गलत डिसीजन, और उन गलत डिसीजन को कोई रोकने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरे से कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो, गलत डिसीजन हो गए कि मैंने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसे एक टारगेट था सर, मैं कट शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कि लैपटॉप का एक टारगेट आया हुआ था। तो मेरी टीम में सर एक तरफ जिस टीम को मैंने बिल्ड करना शुरू किया था, उस तरफ तो सर 7 लैपटॉप हो गए थे और एक बाइक भी हो गई थी सर। लेकिन मेरा खुद का दूसरी तरफ कमजोर हो गया था बिजनेस दूसरे लेग पे, तो वहां से मेरा खुद का लैपटॉप नहीं हो रहा था। तो 15 आईडी बची हुई थी और वो 15 आईडी सर मैंने इन्वेस्ट कर दी 15-15 हज़ार के गुणा से। 2.25 लाख रुपए मेरे वो सर वहां पर इन्वेस्ट हो गए, जो कभी मेरे को रिटर्न नहीं आए। एक रीजन तो ये रहा मेरा कि मेरा 2.25 लाख रुपए इस टारगेट में हो गए। मेरे को उस समय कोई रोकने टोकने समझाने वाला व्यक्ति नहीं था। अब उसके बाद में सर अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जो कि एक व्यक्ति नहीं ले रहा है तो मैं उसे रीसेल कर सकूं, तो वो भी मेरे लिए एक एडवांटेज होता। अब उस कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा था कि जिसके नाम पे वही लेगा, और उसने मना कर दिया तो मैं रीसेल नहीं कर सकता था। तो सर मैंने जो उस कंपनी के अन्य प्रोडक्ट भी इस प्रकार के थे सर। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने 8,000 रुपए का कोट पैंट लिया सर। अब मैं वो कोट पैंट अपना सिलवाने के लिए बड़ा प्राउड होकर के अपने सिटी में टेलर के पास गया और मैं बोला भाई अच्छे से सिलना, बहुत महंगा है। वो मेरे को ऊपर से नीचे देख रहा है, बोला कितने का है? बोला 8,000 का। बोला किसने बेवकूफ़ बना दिया? बोला भाई साहब ये 150 रुपये में थोक के हिसाब से कितने किलो लोगे? मेरे सर उस समय पर जो है कि दिमाग खुल ऐसा हो गया, सन चेहरा लाल हो गया सर। उसके बाद में सर दूसरा बैड एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ सर। उनका एक मतलब साड़ी था, कैटलॉग में तो आपको पता है फोटो कितनी बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आती है फोटोग्राफी। अब वो कैटलॉग देख करके सर मैंने साड़ी तो मंगा दी। अब हमारे ही एक दोस्त थे, उनकी वाइफ ने मंगाई, और सर आज उनके पास में प्रोडक्ट डिलीवर होता है सुबह और शाम को मेरे पास में पहुंचा जाती है। बोला भाई साहब ये कौन सी ओल्ड फैशन आप साड़ी दे करके दे रहे हो आप हमारे को? ये साड़ियाँ तो कब की बंद हो चुकी हैं और ये जो दिखा रहे हो वो तो है ही नहीं। तो मेरा सर मन धीरे धीरे खट्टा होने लगा वहाँ से। और मैंने ऐसे कई इंसिडेंट हुए सर जहाँ पर मेरे को लोग प्रोडक्ट वापस पहुँचा जाते थे, और जिनका अपनी इज्जत रखने के लिए, अपना मान सम्मान रखने के लिए मुझे अपनी जेब से पैसा देना पड़ता। तो मैं इतना नेगेटिव हो गया सर कि मैंने कहा कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी शायद इसी प्रकार की होती होंगी, मैं आज के बाद में कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूँगा। मैंने उस दिन कान पकड़ लिए। इस प्रोसेस में सर मेरे को तकरीबन 3.5 लाख रुपया तो मेरे को मतलब कर्ज कैश उतारना पड़ा। मैंने जीपीएफ निकाला अपना 70,000 रुपया, बैंक से लोन निकाला, वाइफ के सर 1 लाख रुपए की मैंने ज्वेलरी सेल कर दी। आप आए कमाने थे?
आया कमाने था, कर्ज हो गया। खर्च हो गया, इतना नेगेटिव हो गया सर, मतलब मैंने जिंदगी भर कान पकड़ लिए, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करूंगा। मेरे को अगर कोई डायरेक्ट सेलर दिख भी जाता था तो मैं उससे रास्ता काट करके बच करके निकल जाता था कि कहीं मैं फिर से दोबारा ना फंस जाऊं सर। कितने दिन दूर रहे आप डायरेक्ट सेलिंग से? सर मैं तकरीबन सर 2 साल दूर रहा, तो लगभग 2.5 साल दूर रहा मैं, 2 साल मतलब पूरी तरह से 2.5 साल दूर रहा। 2 साल तक मैंने अपने नज़दीक किसी को नहीं आने दिया। बहुत सारे लोग जिनको पता था कि इसने पहले डायरेक्ट सेलिंग की है और मुझे अप्रोच करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं हमेशा दूर से ही नमस्कार कर देता था, भाई साहब मेरे बस का ये काम नहीं है। फिर एसलीपीएस वेलनेस में कैसे आए? सर एसलीपीएस वेलनेस में आने का जो है कि कारण, सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो रहे हैं सर आप। इसका क्रेडिट मैं आपको देना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ सर 2010 से। 2010 में सर मैंने आपकी फ़ोन पर आवाज़ सुनी थी, और ये सुनी थी सर मैंने संगरूर में, जब मैं जो मेरे अपलाइन थे उनके क्वार्टर में बैठा हुआ था, पैसे देने के लिए गया था आईडी के, उनके पास आपका फ़ोन आया था। आप उनको कुछ गाइड कर रहे थे, कुछ रिपोर्टिंग ले रहे थे, और उन्होंने स्पीकर ऑन करके सारी बातें आपकी सुनाई थी। वो बातें सर आज तक मेरे जहन में जो है कि गूंजती हैं कि मतलब जीवन का महत्व क्या है, जीवन में क्यों आगे बढ़ना चाहिए, कामयाबी के बारे में जो आप उनको गाइड कर रहे थे सर, वो सबसे पहली जो छवि मेरी वहाँ पर बनी थी आपकी। उसके बाद में सर वो दिन था 1 अगस्त 2010 का, जिस दिन मैंने आपको लाइव सुना था, जिसकी वजह से एक BS भंडारी का डायरेक्ट सेलिंग में सर जन्म हुआ था। और उसके बाद सर दूसरा रीज़न रहे सर मामचंद सर, जिनकी स्टोरी मैंने अभी सुनाई थी आपको 1 अगस्त को सर, जिनको मैंने सुना था। और तीसरा रीज़न रहे सर, मुझे इस बिज़नेस में लाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर जाता है तो मेरे गुरु, मेरे मेंटर रामवीर सर का। तो उस टाइम पे नेगेटिविटी नहीं है कि कंपनियां तो ऐसी होती हैं, ये भी ऐसी सपने अपने लेके आ गई होगी, प्लान बना लेके? आपको कैसे बिलीव हुआ कि ये सही कंपनी है और इसमें ऐसे प्रोडक्ट नहीं होंगे और जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है वो ख़राब नहीं होगा? पहले दिन ऐसा बिलीव कैसे हुआ, क्योंकि आप तो काफ़ी मेरे ख्याल 9-10 साल पहले आ चुके हैं। सर एक्चुअली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की वजह से मैं सर एसलीपीएस में नहीं आया। मैं फिर से आपको ये बात रखना चाहूँगा कि मैं आपकी वजह से, मामचंद सर की वजह से और रामवीर सर की वजह से बिजनेस में आया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये तीनों सच्चे लोग हैं, ये किसी का बुरा नहीं कर सकते। वो कंपनी खराब थी, वो एक्सपीरियंस खराब था, उसके प्रोडक्ट खराब थे, लेकिन आपको तो मैं सर ऐसे मानता हूँ कि मतलब जितना पवित्र रिश्ता मतलब एक पुत्र का अपने पिता के लिए रेस्पेक्ट होती है सर, मैं उतनी ही रेस्पेक्ट आपकी करता हूँ। मैं आपको अपना फादर फिगर मानता हूँ। मैं आपसे एक्टिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, चाहे अटैच रहा चाहे नहीं रहा, लेकिन मैंने हमेशा आपको उसी रूप में सर देखा है, उसी रूप में आपको पूजा है। तो मेरे जैसे ऐसे लाखों लोग हैं सर इस दुनिया में जो आपको एक एज ए फादर फिगर मानते हैं, और वो ये जानते हैं कि संजीव कुमार कभी किसी का अहित नहीं कर सकते। तो मैं कंपनी के साथ, प्रोडक्टों के साथ नहीं जुड़ा था सर, मैं जुड़ा था आपके साथ में, फेथ लेकर आया वो, श्वेत लेकर के, कि ये इंसान किसी का गलत नहीं कर सकते। तो एसलीपीएस वेलनेस भी आपने नौकरी के दौरान शुरू की थी या नौकरी छोड़ चुके थे? और ये अपॉर्चुनिटी सर मेरे सामने आई थी जब रामवीर सर ने मुझे कॉल किया, जब आपने काम की शुरुआत की। तो उस समय मैं आर्मी में ही जॉब कर रहा था, 9 नवंबर 2014 की बात है। तो मैं उस समय पठानकोट पोस्टेड था, तो पार्ट टाइम मैंने इस काम को शुरू किया सर। और पहले मैंने प्रोडक्ट यूज किए, तो उस समय पर इतना सर नहीं सोचा था कि मैं इतने बड़े लेवल पर काम करूँगा। रामवीर सर जब लगातार मेरा फॉलोअप करते रहे, तो मैंने उनके उनका रिगार्ड रखने के लिए, उनका सम्मान रखने के लिए, और मैं उनको ना नहीं कह सकता था, ऐसा उनका नेचर है, तो मैंने प्रोडक्ट ले लिए सर। और उन प्रोडक्ट का सर मुझे रिजल्ट मिल गया। मेरे को खुद को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी सर, जो कई सालों से चलते आ रही थी। लगभग 12-13 सालों से मैं 2 प्रॉब्लम से पीड़ित था। नंबर 1 कॉन्स्टिपेशन, और नंबर 2 सर मुझे हर 6 महीने में टाइफाइड रिपीट होता था। तो सर वो दिन है और आज का दिन है, आज लगभग 9.5 साल हो गए इस बात को। कॉन्स्टिपेशन की बात करूं तो अब मुझे ख़त्म है पूरी तरह से। और अगर मैं टाइफाइड की बात करूं तो सर 9.5 सालों में मुझे फीवर भी नहीं आया सर। ये ताकत है सर इम्यूनोडॉक की और थंडर ब्लास्ट की। ये प्रोडक्ट लिए, वैसे तो आप मतलब आए आप फेथ पे थे, डायरेक्ट सेलिंग से इतने पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन ये जो फेथ को एकदम बिलीव में या यकीन में डेवलप किया,
वो क्या रिजल्ट है, ये कहना चाह रहे हैं बिल्कुल, ये विश्वास यकीन में बदला सर प्रोडक्ट के रिजल्ट से। आप। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में सर फिर वही अपलाइन वाली बात कि डायरेक्ट सेलर बहुत तेज होता है, पहले बोलता है प्रोडक्ट यूज करो, फिर बोलता है मीटिंग में आओ। फिर अगस्त में सर मेरे लिए वही अगस्त सर आ गया। अब तारीख थी 9 और साल था 2015। रामवीर सर ने मुझे पठानकोट से शो में बुलाया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में सर एक शो था, और उस शो में जब मैंने लाइव टेस्टिमोनीज देखी, लाइव मैंने अपने ही जैसे लोगों को, अपने जैसे साथियों को सक्सेस होते हुए सुना, देखा, तो सर फिर उसके बाद मैंने कहा जी बस अब ये 100%, क्योंकि एक बैड एक्सपीरियंस से आ गए थे और अब समझ में आ चुका था कि सही क्या है और गलत क्या है। और मुझे 100% उसी दिन 9 अगस्त 2015 को ही यकीन हो गया था ये कंपनी 100% ग्रोथ करेगी और इस कंपनी के साथ मैं 100% ग्रोथ करूंगा। 9 अगस्त 2015। भंडारी सर, ये बताइए कि जब आप बिल्कुल पॉजिटिव हो गए और अब दिल से करने लगे, तो फिर नौकरी कितने दिन बाद आपने क्विट करी और फुल टाइमर कब आए? सर 9 अगस्त 2015 को जब मैंने शो देखा, उसी दिन से मैंने काम करने का मन बना लिया और एज ए पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया। तकरीबन 20 महीने मैंने पार्ट टाइम काम किया। 30 अप्रैल 2017 तक, 1 मई 2017 से मैं एज ए फुल टाइम करियर इस काम को करना शुरू कर दिया। डर नहीं लगा नौकरी छोड़ते हुए कि ये तो देखो नौकरी की तो पक्की ठप्पा है कि भाई तनख्वाह मिलेगी, गारंटी है, लेकिन ये तो व्यापार है, अप डाउन भी हो सकता है, तो डर नहीं लगा आपको? मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। इन पूरे 20 महीने के इस पीरियड में मैं अच्छी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को, कंपनी को, प्रोडक्टों को, इनकम प्लान को और अपलाइन को, सबको अच्छी तरह से स्टडी कर चुका था कि ये कंपनी में कभी ड्रॉबैक नहीं आएगा, 100% ग्रोथ करेगी। उसका कारण था कि ये प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, इसकी जो रेंज है, इसका कस्टमर कितना है। आपने AWPL की जब शुरुआत की तो जिन प्रोडक्टों के साथ शुरुआत की थी उसका 100% कस्टमर है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक इसका कस्टमर खत्म नहीं होगा। सबसे पहला माइंड मेरा थॉट ये था, ये आज तक मैंने कहीं बात नहीं कही, मैंने नौकरी क्यों छोड़ी, करियर क्यों चुना, कि एक ही प्रोडक्ट है जो आपका लाइफ टाइम चलेगा। लाइफ टाइम हम इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, इस कैटेगरी के प्रोडक्टों पे हम काम कर रहे हैं, एक ही घर से हम लाइफ टाइम पैसा कमा सकते हैं, रिकरेबल इनकम कर सकते हैं। दूसरा सर, इनकम प्लान इसमें ऐसा था कि आप यहाँ से जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उसका आपको 100% रिटर्न आपको मिलने वाला है। एजुकेशन सिस्टम, मतलब सब कुछ बढ़िया था सर, और मुझे डर नहीं लगा। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आप किसी आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पर आपको अगर मौका मिले दौड़ने का, और अगर आपके पास में अच्छी गाड़ी हो और आपके अंदर ड्राइविंग स्किल हो, तो फिर ऐसी जगह पर से ब्रेक नहीं लगाने चाहिए। अच्छा, मोटिवेशन में नहीं आए वैसे तो आप बता रहे हो, बहुत सोच समझ के कैलकुलेशन करके क्या सही है गलत है, चलेगा नहीं चलेगा, उस हिसाब से आए हो आप? नहीं सर, बिल्कुल कोई मोटिवेशन नहीं सर। देखिए ऐसा है कि जो चिड़िया किसी पतली सी टहनी पे बैठी होती है ना, तो उसे टहनी से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है। तो सर मैं माफ़ कीजिएगा ये शब्द कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति हूँ कि मुझे ये पता था कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मैं फेल नहीं हूँ। कर गए आप, कर गए। कामयाबी की काफ़ी बड़ा मुकाम आज आपके पास है, और इससे भी आगे आप बहुत बड़े मुकाम हासिल करोगे। ये बताओ फिर यहाँ पर आने के बाद कामयाबी तो हमारे यहाँ पर जब आते हैं इस इंडस्ट्री में खासकर लोग, तो जब पहली गाड़ी लेके आते हैं तो तब लगता है उन्हें कि अब कोई कामयाबी हासिल किया आज हमने। तो आपने यहाँ आने के बाद पहली गाड़ी कितने दिनों में ले ली थी? सर 1 मई 2017 को मैं रिटायर आया था, और सर 25 जुलाई 2018 को मैंने पहली गाड़ी परचेज की थी, फॉर्च्यूनर। मतलब रिटायर आने के 11 महीने बाद, 13 महीने? फॉर्च्यूनर सर। उससे पहले कोई गाड़ी नहीं थी? नहीं सर, उससे पहले तो सर स्प्लेंडर थी, वो भी ससुर जी ने दहेज में दी थी। उसी से सर बिजनेस की शुरुआत की थी। आपने पहले कोई छोटी गाड़ी नहीं ली, डायरेक्ट फॉर्च्यूनर ली? बिल्कुल सर, और ये बात तो सर वो लोन देने वाला भी कह रहा था, सर इसमें क्या लिखूं, पहली गाड़ी कौन सी है, मैंने लिखी स्प्लेंडर। बोला सर इससे आपको लोन नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है कि मतलब पहली गाड़ी 50 लाख रुपए की गाड़ी है फॉर्च्यूनर। जी सर। और आपने जिंदगी में मोटरसाइकिल से सीधा 50 लाख की गाड़ी। जी सर। ये बड़ी बात है, क्योंकि पहले आदमी छोटी छोटी गाड़ी लेता है, फिर जाके बड़ी गाड़ी लेता है। तो जब आपने गाड़ी ली, उस दिन लेके आए, चाबी चूबी लेके आए, रात को चला के लेके आए होगे, चलानी आती थी या नहीं आती थी?
मैं यही कहने वाला था सर, मुझे चलाने भी नहीं आती थी तो कोर्स तो ली क्यों फिर? सर। गाड़ी लेकर के आए थे अमृतसर, वहां से लेकर के शोरूम से लेकर के यहाँ तक। आपको चलाने में नहीं आती थी? नहीं चलानी आती थी। मैंने तो गाड़ी सीखी सर 6 महीने में। गाड़ी ले ली, 50 लाख की पहली गाड़ी ली, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी ली, चलानी आती नहीं, कौन चलाएगा पता नहीं, तो क्यों ली? सर अप्लायंस से सीखा है भाई, अगर धंधा करना है तो घर बनाने से पहले गाड़ी लेनी है। अगर गाड़ी होगी तो यही गाड़ी आपको 1 साल में इससे ज़्यादा रिटर्न दे देगी। अगर मैं घर ले लेता तो सर मेरा घर कितना बड़ा है कोई देखने के लिए नहीं आता, लेकिन जब मैंने गाड़ी ली तो सर उसका रिजल्ट मिला। 1 साल में ही सर मैं ब्लू डायमंड बन चुका था। मतलब 50 लाख रुपए मैंने अगले 1 साल में कमा लिए थे सर। गाड़ी ने अपने पैसे निकाल दिए? गाड़ी ने पैसे निकाले। अच्छा, जब आप रात को आए थे, गाड़ी गैरेज गुरुज में खड़ी करके रात को सोए थे, बिस्तर पर सोए थे, तो क्या सोच रहे थे? स्प्लेंडर से फॉर्च्यूनर, क्या फीलिंग आ रही थी? बस वो लम्हा बताओ, क्या सोचा था आपने? सर वो मेरे लिए सपने जैसा था। मेरे को काफ़ी देर तक, मतलब कह सकता हूँ पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई थी। मैं सन पड़ा हुआ था। मैं सोच रहा था कि यार क्या ये वाकई में मेरे साथ हो रहा है? क्या वाकई में मैं फॉर्च्यूनर का मालिक बन चुका हूँ? मतलब मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं अपने आप को पिंच करके देख रहा था कि क्या वाकई में ये मेरी गाड़ी है, मैंने ले ली है वाकई में ये गाड़ी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था सर। और मैं बहुत खुश था, परिवार बहुत खुश था, वाइफ, बच्चे, मम्मी पापा सब लोग खुश थे सर। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता। आगे आने वाले ज़िंदगी में कितनी बड़ी गाड़ियाँ ले लूँ, लेकिन वो पहली जो ड्रीम कार मैंने ली सर, वो दिन नहीं भूल सकता वो सर। तो भंडारी सर, गाड़ी के बाद घर भी ले चुके हो क्या? जी सर, आपके आशीर्वाद से, AWPL की मेहरबानी से आज जयपुर में सर लगभग 3 करोड़ का घर मैंने सर परचेज किया है। 3 करोड़ का? जी सर। एक साधारण फौजी जी 3 करोड़ के घर के फॉर्च्यूनर के साथ, तो घर मजबूरी का लिया मनपसंद का? सर पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज फॉर्च्यूनर नहीं, आज आपके आशीर्वाद से BMW भी सर मेरे पास में है। तो BMW एक और गाड़ी है? जी सर। चलानी आ गई अब गाड़ियां, या अब दोनों? नहीं सर, अब तो सर बिल्कुल फाइटर पायलट हो चुके हैं। ये भी सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा घर जो है कि ड्रीम हाउस है। 3 BHK का एक छोटा सा फ्लैट है, अच्छी सोसाइटी में है, पॉश एरिया में है, जहाँ पर सभी अच्छे क्वालिटी के लोग रहते हैं। तो लेकिन ड्रीम हाउस तो सर अभी भी नहीं है। ये कह सकता हूँ कि 3 करोड़ के घर को भी अभी आपका ड्रीम हाउस नहीं? नहीं सर, ये दिल से कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मेलिटी बात। सपने अभी बाकी है जी सर, मेरे दोस्त, सपने अभी बाकी है। जी सर। तो भंडारी जी, जब आपके पास आए थे, आप नौकरी से 13 महीने बाद आपने गाड़ी ली, इस बीच के 13 महीने का सफर है, वो आना जाना कैसे होता था? दिक्कतें आती थी, परेशानी आती थी, नए नए सिविल में आए थे, एक नेटवर्क क्रिएट करना था, कुछ बताइए, कुछ साझा कीजिए, कैसे हुआ? और वो जो तकलीफें झेलते थे आप, तो क्या सोच के झेलते थे? जी सर, सबसे पहली बात तो सर मैंने फौज से रिटायरमेंट लिया कि मुझे इसे करियर बनाना है AWPL को। मेरा AWPL से पहले कभी भी फौज से प्री डिस्चार्ज लेने का कोई प्लान नहीं था। आराम से मैं 30 साल जॉब करता एज पर माई प्रमोशन। लेकिन मैंने जब इसे करियर बनाने का रास्ता चुना, तो जब मैं रिटायरमेंट होने के बाद घर गया तो सबसे पहले सर मुझे घर में नेगेटिव माहौल मिला। मेरे मदर, फादर, मेरे जितने भी मेरे सगे संबंधी जो मेरे वेल विशर थे, वो मुझे समझाने लगे कि तूने 40,000 रुपये की गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके सही डिसीजन नहीं लिया। तेरे को अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है तो तू पार्ट टाइम इस काम को कर, कोई जॉब कर ले या दुकान खोल ले। तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर था। तो मैंने सर सबसे पहले तो अपना बैग उठाया और मैंने घर से भाग गया मैं, और मैं दिल्ली आकर के सर ऑफिस के बगल में मैंने फ्लैट ले लिया। यही ऑफिस के बगल में, द्वारिका? जी सर, जो हमारा पुराना ऑफिस था उसके बगल में। तो मेरे साथ एक मेरा साथी और है विनय, हम दोनों रूम पार्टनर थे। तो 13,000 रुपये हमारा किराया जाता था, 6,500 हम लोग पेड करते थे। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये थी सर उस समय पर कि मेरा SGO का जो नेटवर्क था वो पूरा आर्मी पर्सनल का था, और वो पूरा कोलैप्स हो गया था। यानी कि आर्मी में लोग काम नहीं कर पा रहे थे, तो ख़त्म हो गया था। तो अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि एक तरफ तो मुझे जो मेरी SEO में जो टीम मैंने अपने हाथों से बिल्ड की है, वो नेटवर्क मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग मेरे साथ ही हो रही थी, उनके सेमिनार मुझे करने, उनकी ट्रेनिंग मुझे करनी है। मतलब वो मुझे नहीं छोड़ रहे थे। रामबीर सर भी जाते थे, लेकिन वो पहले रिपोर्टिंग लीडर मैं था उनका। और दूसरी तरफ मेरे लिए चैलेंज ये था कि सिर्फ मुझे वीकली पे आउट बनाना था। अब यहाँ से बड़ा चैलेंज, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था इस सिचुएशन में आने के बावजूद भी। फिर एक दिन मैं ऑफिस में बैठा था, शायद आपको ध्यान हो, तो आपने बोला कि बेटा एक काम कर, कि जो ये तेरा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है SEO, इस पे तू केवल 30% फोकस कर, फ़ोन कॉल के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग कर,
और महीने में इनको एक एक मीटिंग देता रहे, और 70% तू फोकस कर इस जगह पर जो सेल्स जनरेशन ऑर्गेनाइजेशन है इस पे, यहाँ पर तू नई अपनी जो है कि प्रोस्पेक्टिंग करके और नया बिजनेस बना। अब मैं सोचता मैं नए लोग कहाँ से लाऊंगा, लेकिन सर वो कहते हैं ना कि सम विल कम सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग फॉर यू। मैं अपना काम करता गया, मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ मिलेगा, मैं बढ़ता गया। अगर एक आदमी सर मुझे कोई सिकंदराबाद में मिला है फेसबुक से, तो सर मैं उस आदमी के लिए फ्लाइट पकड़ के सिकंदराबाद गया हूँ, सिकंदराबाद से सर ट्रेन पकड़ के सूरत गया हूँ, सूरत से सर एक आदमी के लिए मैं सर मीरा रोड गया हूँ मुंबई। ऐसे एक एक आदमी के लिए सर, मतलब उसमें इतना भूखा था कि यार मुझे कोई काम करने वाला मिल जाए। सर मैंने 17 शहरों में सर कोशिश की, 17 शहरों में, इस 12-13 महीने के पीरियड में 17 शहरों में कोशिश की। 17 लोग मुझे मिले जिनके साथ में मैं काम कर सकता था, उनके साथ समय लगाया, उनके साथ में ग्राउंड लेवल पर मेहनत की, उनके साथ में पैसा खर्च किया, लेकिन सर रिजल्ट आया नीलबट्टे सन्नाटा, फेल। और तब सर मुझे मिले 18वां स्टेशन मिला मुझे मंदसौर से स्वर्गीय परियार जी, और वहाँ से सर फिर मेरा बिजनेस सर आगे निकल पड़ा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे ट्रेनिंग पे, इस एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा था कि जो बेसिक ट्रेनिंग सिखाई जाती है वो अक्सर सा मतलब मेरे लिए, और मुझे ये करना है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि अगर कोई आदमी इस ट्रेनिंग को फॉलो ना करे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। मैं करता गया, और सर उसका नतीजा ये हुआ कि जब मैं 20 महीने पार्ट टाइम काम करके आया था तो मेरी इनकम थी 8,65,000, और 19 अप्रैल 2017 यानी कि 11.5 महीने के अंदर सर मेरी इनकम थी 39 लाख रुपए, यानी कि 11 महीने के अंदर मैं डायमंड बन चुका था। 30 लाख और कमा गए थे। 39 लाख सर, 39 लाख 11 महीने में, यानी कि टोटल इनकम अगर देखी जाए तो 47 लाख प्लस में 32 महीने में डायमंड बना हूं सर, ऐसे और एसजीओ दोनों में काम करके सर। अच्छा भंडारी जी, ये तो बात है आपके बारे में जग जाहिर है कि आपने अपने दोनों ऑर्गेनाइजेशनों को खुद संभाला। अपलाइन की तो सपोर्ट है ही आपकी, लेकिन दोनों में एक्टिव रोल आप पूरा निभाते हो, दोनों ऑर्गेनाइजेशन संभालते हो। जबकि यहाँ कहते हैं कि यार एक ऑर्गेनाइजेशन अपलाइन दे दे, एक पावर दे दे, मैं तो एक ही तरफ काम करूँगा, दोनों तरफ काम करके भी आज आपका एक प्रीशियस रैंक एम्बेसडर आपने अचीव किया है। जी सर। तो आपको नहीं लगा कि यार एक तो अपलाइन ही चला ले और एक मैं चलाऊं, और एक का काम अपलाइन का है, मेरा नहीं है? नहीं सर, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ, और उसकी वजह रहे हैं सर आपने हमेशा ये बात सिखाई है कि अपना नेटवर्क न तो कभी अपलाइन के हाथ में रखो और ना ही कभी डाउनलाइन के हाथ में रखो। अगर तरक्की तुम्हें चाहिए तो काम भी तुम्हें ही करना होगा। मैं धन्यवाद कहता हूँ, मेरे को नाराजगी नहीं हुई कभी आज तक रामवीर सर से। कभी मेरे दिमाग में कोई इस प्रकार का दिमाग में कोई विचार नहीं आया कि सर एसईओ और एसजीओ में शुरू के 10 में से 9 लोग सर रामवीर सर के हैं। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर मेरे एसईओ और एसजीओ में मेरी शुरुआत में मदद नहीं करते तो सर मैं बढ़ता ही नहीं आगे, मैं पैदा ही नहीं हुआ सर। अगर पैदा ही नहीं होता तो सर यहाँ कैसे पहुँचता? ये तो वही वाली बात हो गई कि एक बाप ने बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा बनाया, और जब वो बोलने लायक हो गया तो वो अपने पापा को बोल रहा है कि पापा मैंने तुम्हें पापा बना दिया। तो बेटे ने पापा को पापा नहीं बनाया, बल्कि पापा ने बेटे को बेटा बनाया, और वो ऐसे बेटे और भी बना सकता। तो मेरे को इस बात का कभी घमंड न था, ना है, और ना कभी आएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन दोनों में मतलब आपने कभी नहीं लगता कि यार अपलाइन एक कर दे, आप खुश हो उसमें? दोनों बहुत खुश हूँ सर, और मुझे खुशी होती है इस बात की। देखिए अब ये तो आपको पता लगता है जब आप इंदिरा गांधी स्टेडियम में जाते हैं, अगर आप एसजीओ में काम कर रहे हैं तो आपके एसजीओ वाले ताली बजाएंगे, और अगर आप दोनों तरफ काम कर रहे हैं तो दोनों वाले ताली बजाएंगे। ये बात सही है। अगर ज्यादा ताली, ज्यादा इज्जत, ज्यादा सम्मान, ज्यादा प्यार चाहते हो तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन पकड़ के रखो। सर ये बिल्कुल सच है। एक वक्त है जब इंसान को पैसे की जरूरत होती है, लेकिन एक वक्त होता है जब हर इंसान को पैसे से ज्यादा सम्मान चाहिए होता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग में तभी मिल सकता है सर जब आप अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारी। मजा आ रहा है आपको दोनों? खूब मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है। अपनी टीम से बहुत प्यार करता हूँ, टीम मुझे बहुत प्यार करती है, और टीम मुझे इसलिए प्यार करती है कि मैं अपने गार्जियन होने का उत्तरदायित्व निभा रहा हूँ। अच्छा भंडारी जी, एक चीज आपके बारे में और सब लोग कहते हैं, और मैं भी आपके अपलाइन से पूछता रहता हूँ कभी कभी, कि आप लगातार 60 दिन का दौरा कर लेते हैं, 60 डेज कंटिन्यू विदाउट कमिंग बैक टू होम जी। और वो आज से नहीं, आप पिछले 9-10 साल से कर रहे हैं। करेक्ट है सर। कि एक बार निकलते हो तो पूरा दौरा करके ही घर आते हो।
ये एनर्जी, ये जज्बा, ये पागलपन आज भी आपके अंदर जिंदा है, और आप ये कैसे कर पाते हो? सर आपने बिल्कुल सही कहा। आप मॉनिटर भी करते, देखते भी हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, सुनते भी हैं, और वाकई में ये सच है। इसका इंस्पिरेशन है सर आप। मैं आपको देख रहा हूँ सर पिछले 17 सालों से। आपने जिस प्रकार से अपना एम्पायर खड़ा किया है, 1 अगस्त 2010 का दिन मैं नहीं भूलूंगा, जिस दिन आपने कहा था उस मंच से कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अपना एम्पायर बनाने का बिजनेस है और आप उसके एम्परर हैं, आप उसके महाराजा हैं। वो शब्द मैं नहीं बोलता। तो आपने जिस प्रकार से एम्पायर बनाया है, तो वो प्रेरणा स्रोत हैं सर आप। मेरी इंस्पिरेशन आप हैं। मैं आप लोग कहते हैं कि हम आपका अनुसरण करते हैं, मैं आपका अनुसरण नहीं करता सर, मैं आपको जीता हूँ। मैं आपकी हर एक एक्टिविटी को नोट करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। सर अगर ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं? सर अगर फैक्ट्री जयपुर में डाली तो सर ने ऑफिस जयपुर में क्यों नहीं डाला? ऑफिस, हेड ऑफिस दिल्ली में क्यों बनाया? आखिर हम कर तो परिवार के लिए रहे हैं, लेकिन सर परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? तो मैं उन सब चीज़ों को सर एनालाइज करता हूँ कि अगर हमें परिवार को खुशियाँ देनी है तो परिवार के साथ रह करके नहीं, परिवार से दूर रह करके हो सकता है। ये सब तब संभव होता है सर जब आप फ्यूचर इमेज देखते हैं। इसके पीछे कारण है सर 2। सबसे पहला कारण है फियर ऑफ फेलियर, और दूसरा कारण है सर फियर ऑफ डेथ मेरी लाइफ का। कि मुझे एक तो डर है कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं इस वजह से काम करता हूं। और दूसरा डर मुझे ये है सर कि अगर मैं जो चाहता हूं, मैंने जो सपने अपने बच्चों के लिए देखे हैं, अगर वो सपने पूरे करे बगैर अगर मैं इस दुनिया से चला गया तो मेरे बच्चे सर कैसे सरवाइव करेंगे? मेरी वाइफ बहुत सीधी है सर, बहुत कम पढ़ी लिखी है, बहुत मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, गांव की है। तो वो कैसे बच्चों को पाल पाएगी? मेरे बच्चे सर बहुत छोटे हैं सर, मैं उनको एक बर्तन भी नहीं उठाने देता हूँ, तो सर वो कैसे जिएंगे? तो उनके जीने का सहारा मेरे जाने के बाद में इस दुनिया में अगर कोई होगा तो वो होगा सर पैसा। लिव लॉन्ग सर, आप क्यों जाओगे? आप इसी दुनिया में रहोगे और बहुत लंबा हाँ जीवन, नहीं बिल्कुल स्वस्थ जीवन जियोगे। यूं तो सर मुझे पता है 100% मैं 100 साल से पहले नहीं मरने वाला, लेकिन जब आसपास हम देखते हैं तो सर वो डर जरूरी है, वो डर जरूरी है। ये है। दूसरा, मैंने शुरू काम किया था सर इसको अपने परिवार को उठाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए। आज कहीं ना कहीं मैं उस एक लेवल तक आ गया हूँ, और ऊपर वाला मुझे स्वास्थ्य दे और थोड़ा सा समय दे दे तो मैं अपने परिवार को बिल्कुल लायबिलिटी फ्री करके जाऊंगा। ये मेरा अपने परिवार से कमिटमेंट है। लेकिन अब सर जिम्मेदारी केवल परिवार की नहीं रह गई है, अब जिम्मेदारी सर उन हजारों लोगों की हो गई है जिन्होंने मेरे कमिटमेंट सुन करके, मुझे देख करके अपना भविष्य मेरे साथ लगा दिया है। तो सर मैं घर कैसे बैठ सकता? अच्छा, अभी आप कह रहे हो कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आज अपनी टीम के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो कि सर मेरे इंस्पिरेशन आप हो 60 दिन बाहर रहने के। आपकी वाइफ आज ये देखने के बाद ना पॉडकास्ट मेरे को ढूंढेगी कि इसी ने मेरे पति को घर से बाहर करा। नहीं ये नहीं मेरे सर, पति के पास नहीं आने देते। नहीं सर, देखिए ऐसा है कि इस दुनिया में जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो महापुरुष तभी हुए हैं जब उन्होंने त्याग किया है। चाहे वो आदि अनादि काल में जो ऋषि मुनि रहे हैं, जिनकी वजह से आज ये संस्कृति हमारे देश में चलते आ रही है, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, जिन्होंने अपना स्व सुख, शारीरिक सुख का त्याग किया है, वो ही लोग महान बने हैं। उनकी वजह से उनके परिवार में, समाज में, देश में लोगों का हित हुआ है। तो मुझे तो आप इस युग के वो क्रांतिकारी लगते हैं, और आपके ही पक्ष चिन्हों पर मैं चल रहा हूं। मैंने अपना जीवन AWPL के नाम कर दिया है। मुझे अब इस जीवन में वो शारीरिक सुख नहीं चाहिए, मैं अब उस मानसिक सुख के लिए काम कर रहा हूं कि जिसकी जो मेरे को ये सुनने को मिले कि हाँ मेरी वजह से मेरा परिवार आज सुखी है, मेरी टीम वाले ग्रोथ कर रहे हैं। भंडारी सर, अभी थकावट नहीं होती? रुकने का मन नहीं करता कि चलो यार अब तो आराम करते हैं? एम्बेसडर जैसा प्रेस्टिजियस रैंक मेरे पास है, 2 गाड़ी हैं, BMW फॉर्च्यूनर, करोड़ों का घर है और लाखों की इनकम है, थके नहीं हो क्या अभी? नहीं सर, बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, और ये तो जस्ट एक शुरुआत है। अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक समुद्र के जितना स्कोप है इसमें, और इसमें से तो मैंने केवल एक लोटा लिया है। मैं एम्बेसडर बन करके मैंने क्या ही अचीव कर लिया? मेरे सर बहुत बड़े आज सपने बन चुके हैं, बहुत बड़े ड्रीम मैं आज अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए देखता हूँ कि मेरे बच्चों की लाइफ कैसे होगी, उस माइंडसेट के साथ मैं चलता हूँ। तो फ्यूचर इमेज मेरी बहुत बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि मुझे
अपने दोनों बच्चों के लिए बराबर बराबर प्रॉपर्टी या मतलब जो भी हिस्सा है वो उस तरीके से बनाना है, और सब कुछ लाइफ में सेटल करके जाना है। बहुत बड़े ख्वाब हैं सर, और ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैंने कहीं न कहीं ये बात कही है कि अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अब मैं इस काम को पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, अब मैं इस काम को पैशन के लिए कर रहा हूँ। अब ये काम मेरा पैशन बन चुका है, और मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रूल करना है सर, रूल। ये छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, जरूर लेकिन करोगे। 100% सर आने वाले दिनों में, और मैं इस बात, यही मेरा ड्रीम है, यही मेरा पैसा ना, होगा नहीं होगा मुझे। अब रूल करने की सोच है तो फिर तो रुक ही नहीं सकते, ताउम्र नहीं रुक सकते, ये मेरा आखिरी सांस तक नहीं रुक सकते। डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई एक व्यक्ति का, हर एक डायरेक्ट सेलर इंडिया में अगर कोई नाम जाने तो वो BS भंडारी का नाम हो, ये पैसा ना। ये बताओ भंडारी सर, जैसे आपके अंदर पैशन है, एम्बेसडर रैंक पे भी आपको रुकना नहीं है और मेहनत करनी है और पैसा कमाना है, कितना पैसा कमाना है आपको? सर पैसे की अगर बात करूं तो सर, अब पैसा मुझे क्लिक नहीं करता। मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूं कि मुझे खर्च करने के लिए सोचना ना पड़े कि कौन सी चीज कितने की आती है, या मेरे परिवार को सोचने। करोड़ों रुपया, कम से कम 1 करोड़ दिन का तो होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। वाह, वेरी बिग टारगेट, और AWL के लीडर्स का यही टारगेट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ भंडारी जी, तो आप इतना बड़ा मुकाम भी हासिल कर लिया, प्रेस्टिजियस रैंक हासिल कर लिया, तो भी भागना चाह रहे हो तो, और यहाँ पर कोई डायमंड बन गया, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड बन गया, वो घर से नहीं निकल रहा, 10 दिन घर रह रहा है, 20 दिन घर रह रहा है, तो उनमें ये ठहराव क्यों आया? उनको क्या आप संदेश दोगे, भाई क्यों ठहर गए? जब मैं नहीं ठहर रहा एम्बेसडर पे तो तुम क्यों ठहर गए? क्यों ठहर जाते हैं लोग? ये बताओ, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? बिल्कुल सर, एक बात मैं हमेशा कहता हूं सर, जिस प्रकार से मोहब्बत एक दिन में कभी गहरी नहीं हो सकती, पक्की वाली सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती, वो भी मोहब्बत भी धीरे धीरे किसी पर आपका ट्रस्ट बनता है, उसी प्रकार से विजन भी एक दिन में नहीं बनता है। पहले दिन मैं जब आया था तो तब मैं इतनी बड़ी बातें, इतनी बड़ी सोच लेकर के नहीं आया था। मेरा भी विजन बनते बनते बना है। तो जो व्यक्ति घर बैठता है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि वो जितना भी कमा चुका है या जितना भी कमा रहा है उतने में ही वो संतुष्ट हो जाता है, कंफर्ट जोन का शिकार हो जाता है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, बड़ी सोच बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपलाइन के संपर्क में रहो, सिस्टम में बने रहो, माहौल में बने रहो, सोच बढ़ जाएगी, विजन बढ़ जाएगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं 50 लाख की आपकी फॉर्च्यूनर या 1.5 करोड़ की BMW या 3 करोड़ का घर ले सकूं। अपलाइन उस चुंबक की तरह है जिसके साथ में अगर लोहा भी चिपका रहेगा तो उस लोहे में भी चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो वो सबसे बड़ी ताकत है विजन बढ़ाने का। दूसरा रीजन, जिस माहौल में आप रह रहे हो उस माहौल को छोड़ दो। अगर मैं सर उत्तराखंड में रह रहा होता तो जिस दिन मैं फॉर्च्यूनर खरीद रहा था उसी दिन मेरे वेल विशर, एक शुभचिंतक है हमारे रिश्तेदार, उन्होंने कहा था कि इतनी महंगी गाड़ी क्यों ले रहा है, 8 लाख 10 लाख की गाड़ी भी तो गाड़ी होती है। यानी कि आप जिस माहौल में रह रहे हो उस माहौल के लोग आपकी सोच छोटी करने का प्रयास करेंगे। इस वजह से आप हिम्मत नहीं करोगे, आपके घर वाले आपको सजेशन कर देंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ विजन बढ़ा सकता तो अपलाइन बढ़ा सकता, और कोई नहीं बढ़ा सकता। कहने का मतलब 3 बातें आपने बताई। नंबर 1, अपलाइन से चिपके रहो, विजन बढ़ाते रहो। नंबर 2, अपने गांव और गलियां जहां पैदा हुए हो वहां छोड़ के अच्छे बड़े शहरों में जाके बस जाओ, बड़े लोगों के बीच, जो आपका एटमॉस्फेयर बदल जाए। और नंबर 3, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। अगर आप निकल गए तो उनका विजन आप ही की तरह स्ट्रॉन्ग करोड़ों रुपए महीना कमाने का हो सकता है। डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही संदेश है भंडारी सर, यार डायरेक्ट सेलर के लिए। तो भंडारी सर, कोई ऐसी मुझे 5 बातें बताएं जिनको फॉलो करके आप यहाँ तक पहुंचे हो, डेडिकेटली उनके फॉलोअर। सबसे पहली बात सर, आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। मेरा पर्पज जैसे है कि मुझे काम को क्यों करना है, और वो पर्पज सर मैटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। बातों बातों में मैंने कह दिया कि मैं करोड़ रुपए दिन के कमाना चाहता हूँ, लेकिन क्यों कमाना चाहता हूँ, अगर उसका कनेक्शन अगर आपकी फैमिली से नहीं है, इमोशनल नहीं है, तो पर्पज रियलिस्टिक नहीं है सर। मैं क्यों कमाना चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमोशन। एक दूसरा रीजन, अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो उसका आप फ्यूचर देखिए कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं उससे। तो वो आपको फ्यूचर इमेज अगर आज दिख जाए तो आप आने वाली परेशानियों से घबराओगे नहीं। तो मैं जिस वजह से पहुँचा हूँ, मुझे अपना फ्यूचर दिख रहा है डायरेक्ट सेलिंग में कि मैं यहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। दूसरा रीजन ये। तीसरा सर, समर्पण, श्रद्धा। किसके प्रति? अपने सिस्टम के प्रति, कंपनी के प्रति, प्रोडक्टों के प्रति,
और सबसे बड़ी बात अपने सीनियर, अपने अपलाइन, अपने मेंटर के प्रति जब तक समर्पण भाव नहीं होगा तब तक आप अपलाइन की बातों का अक्षरशः पालन नहीं करोगे। उसके बाद में चौथी चीज है सर, अपनी टीम की ऐसे केयर करनी है जैसे बच्चों की करते हैं। बच्चे गलती करते हैं, हम उनको डांटते हैं, हम उनको 2 थप्पड़ भी लगा देते हैं, लेकिन हजारों गलतियों के बावजूद भी हम उनका दमन करने का, दोहन करने का कभी नहीं सोचते। गलतियां करने के बावजूद भी हम उनको सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। बच्चे अगर हम उन बच्चों से नहीं जीत पाते तो हम बच्चों से हार जाते हैं। यही माँ बाप का कर्तव्य होता है, डायरेक्ट सेलिंग में यही अपलाइन का कर्तव्य है। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण चीज सर, वो है अपडेट यूर सेल्फ टाइमली बाय योर रैंक। अगर आप अपने लीडर बनना चाहते हैं, आप अपनी टीम के इंस्पिरेशन बनना चाहते हैं, तो सर अपने आप को रैंक के अनुसार ढाल लीजिए, अपडेट कर लीजिए, नहीं तो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ठीक ऐसे ही बात होगी कि हमारे बच्चे किसी और को आइडल मानते हैं। भंडारी सर, एक व्यक्ति आज नया नया डायरेक्ट सेलिंग में आया जी, तो आते ही उसे अपने अंदर कौन से ऐसे बदलाव करने चाहिए कि वो इसमें रच बस जाए और आगे बढ़ जाए और कामयाब हो जाए, आते ही इमीडिएटली? सबसे पहली चीज जो उसे करनी चाहिए सर, कि जो बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है उस ट्रेनिंग को वो जितना हो सके अपने अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश करे। कहने का तात्पर्य वो सुन करके उसे एक कान से सुन करके दूसरे कान से नहीं निकालना है। अगर उसे बताया जा रहा है बेसिक चीज की गोल लिस्ट इनविटेशन, तो उस पर और 100% काम करे। दूसरी बात यह है कि जो बेसिक नॉलेज कंपनी का उसे होना चाहिए, प्रोडक्ट का उसे होना चाहिए, बिना इसके उसको मार्केट में नहीं उतरना चाहिए अनटिल जब तक कि वो लोगों के सवालों का जवाब न दे पाए। होता क्या है, क्यों लोग हार मानते हैं, क्यों लोग पहले ही प्रयास में अपना पीछे हट जाते हैं, छोड़ देते हैं इस काम को? उसका कारण यह है कि बिना एजुकेशन के मार्केट में उतरते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होना चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करके मार्केट में लेकर के जाए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को लंबा करना चाहूंगा। बताइए। कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, मैं पठानकोट में था सर, मेरे अपलाइन रामबीर सर जयपुर में बैठे हुए थे। तो जब मैंने इस काम को करना शुरू किया तो आयुर्वेद का मुझे कोई नॉलेज नहीं था। सही बात। अब पठानकोट में जब मैंने काम करना शुरू किया अपने आर्मी वाले फ्रेंड्स के साथ में या मेरे फोन के कॉन्टेक्ट के साथ में, तो जब मैं उनको बताता था आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो अब मुझसे पूछते थे कि यार इस प्रॉब्लम में क्या काम आएगा तुम्हारा और ये कैसे काम आएगा। तो सर मैंने गूगल पे बैठ करके, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एक एक हर्ब्स के बारे में सर स्टडी की है। उसकी वजह से मेरे को काम करना बहुत आसान हो गया। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है सर। इस दुनिया में जो भी आदमी किसी भी प्रोफेशन में, उस प्रोफेशन का सबसे टॉप अचीवर है, चाहे वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो और या फिर चाहे आपके सुंदर पिचई हो। है तो सुंदर पिचई सॉफ्टवेयर डेवलपरी, लेकिन वो आज करोड़ों रुपए सालाना पैकेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जस्ट बिकॉज वो अपने प्रोफेशन के सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले व्यक्ति हैं। तो आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग में एजुकेशन सिस्टम का कितना महत्व है? एजुकेशन सिस्टम का ही महत्व है सर। मैं तो पहुंचा ही एजुकेशन की वजह से हूं, और मेरी टीम में भी मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे जोड़ देता हूं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। डायरेक्ट सेलिंग में इतने टीम को आप एजुकेट करके मार्केट में भेजो कि वो नेगेटिव ना हो, उनको काम करने में असहज ना हो। काम छोड़े अपनी मर्जी से, बात अलग है, लेकिन एजुकेशन की वजह से कोई व्यक्ति फेल नहीं होना चाहिए। ये उद्देश्य होना चाहिए। अपलाइन तो देना चाहता है, पर जब लोग नहीं लेना चाहते उनके लिए क्या आपका संदेश है? हर हाल में सर कैसे भी करके अपलाइन का कर्तव्य होना चाहिए। बहुत वो एक छोटी सी कहानी है कि मेढक को धीरे धीरे से गर्म करने वाली। तो बेसिक से हम शुरू करें, छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से एजुकेशन का महत्व बनाएं। बड़ी मीटिंग में लेकर के आएँ। जैसे मान लीजिए कहीं रिमोट एरिया में कोई 2-4 लोगों की टीम बन चुकी है, तो उनकी मानसिकता नहीं है एजुकेशन लेने की, लेकिन उनके ऊपर चाहे आपको पैसा खर्च करना पड़े, उनको लेकर के किसी बड़े स्टेशन पर जाइए जहां पर 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है, जहां पर कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, तो उनको उस बड़े माहौल में समझ में आएगा एजुकेशन का महत्व क्या होता है। मतलब अपलाइन के लिए ये आपका संदेश है कि काबिल बनाओ डाउनलाइन को, और डाउनलाइन के लिए कि काबिल बनो। अगर काबिल बनोगे तो सफलता अपने आप पीछे भागेगी। डेफिनेटली सर, 100%। एजुकेशन सिस्टम से बाहर काम ना करें। और जो लोग एजुकेशन सिस्टम से बाहर काम करते हैं वो इसलिए कुछ महीनों में नेगेटिव हो जाते हैं क्योंकि काम आता नहीं, सफलता मिलती नहीं, तो सोचते हम यहाँ क्यों आए, तो बेकार का काम है, फालतू का काम, और छोड़ के निकल जाते। तीसरा पॉइंट सर,
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस केवल पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये करियर बनाने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। करियर बनाने के लिए काम करें, 5 साल कम से कम इसे कोर्स समझ करके करें। जैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का 5 साल का कोर्स होता है, 5 साल का कोर्स समझ के करें। मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ, आपका पहले साल में हो सकता है पॉकेट से पैसा लगेगा आपके काम करने में, लेकिन दूसरे साल में आप इतना पैसा कमा चुके होगे कि उसके बाद में आपको घर से पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दूसरे साल में यहीं से कमाओगे, यहीं लगाओगे, और तीसरे साल में आप इस अचीवमेंट पर होगे जितनी अचीवमेंट आप शायद नौकरी करके 20 साल में आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, उतनी यहाँ पर आपकी तीसरे साल में ग्रोथ हो जाएगी। ये प्रैक्टिकल है। भंडारी सर, आपके हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए एक डायरेक्ट सेलर को कैसी कंपनियां चूज करनी चाहिए और कंपनियों में क्या क्या देखना चाहिए? बहुत सही क्वेश्चन है सर आपका। लोग कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करने में कोई नुकसान नहीं होता, आपने जितने पैसे दिए आपने उतने के प्रोडक्ट ले लिए। अरे पैसे का नुकसान तो सर बहुत मामूली चीज़ है, फिर से कमाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर समय का नुकसान। अगर आपने किसी गलत कंपनी का चुनाव कर लिया, जो जितना समय आपने उस कंपनी में खराब किया है वो समय दोबारा वापस नहीं कमा सकते आप। सही गलत का पैमाना क्या है? सही गलत का पैमाना सर, सबसे पहली बात तो कंपनी भारत सरकार के जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं उनके अनुसार एथिकल प्रैक्टिस कर रही हो। दूसरा पॉइंट है सर कि जिस कंपनी का आप चुनाव कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो यूजेबल हो, कंज्यूमेबल हो, क्वालिटी ओरिएंटेड हो, वर्थेबल हो, और प्रोडक्ट अगर रिकरेबल इनकम आपको दे सकते हो तो उससे बेस्ट और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट सर, उस कंपनी का इनकम प्लान इस प्रकार का होना चाहिए कि किसी भी डायरेक्ट सेलर जो उसको मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए, चाहे वो आज एक फ्रेशर के तौर पर व्यक्ति स्टार्ट कर रहा हो और चाहे सीनियर रैंक पर, टॉप रैंक पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो। इनकम प्लान में कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि अगर आप ये नहीं करोगे, इतना बिजनेस नहीं करोगे तो आपको कार फंड नहीं मिलेगा, आपका हाउस फंड नहीं मिलेगा। कंडीशनल नहीं होना चाहिए। चौथी चीज सर, उस कंपनी में अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं है तो वो कंपनी ग्रोथ नहीं कर सकती। तो डायरेक्ट सेलिंग में चौथा टर्म्स जो कंपनी में काम, सही कंपनी का चयन करने का है वो है एजुकेशन सिस्टम। और पांचवा पॉइंट है सर, सबसे महत्वपूर्ण, वो है कि आप किस व्यक्ति के साथ, आपका स्पॉन्सर लीडर कौन है। अगर स्पॉन्सर लीडर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का है तो सर आपकी नैया पार लगा देगा, और अगर शकुनी के चरित्र का है तो जीते हुए को भी सब बर्बाद कर। जैसे कि आपने बताया था कि भारत सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स जी, तो अभी सीसीपीए जो कंज्यूमर अफेयर्स है, उन्होंने 17 कंपनियों को भी नोटिस भेजा है जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को नहीं मान रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे सरकार फोकस कर रही है। इससे ये पता चल रहा है कि सरकार डायरेक्ट सेलिंग करने वाली सभी कंपनियों को वॉच कर रही है। अच्छा भंडारी जी, लेकिन ये तो सभी कहते हैं मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्लान अच्छा है, मेरा विजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारा एजुकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। शुरू में तो सभी कहते हैं, लेकिन वक्त आने पे तो चीज़ें बदलती हैं। तो एक बेचारा जो बिल्कुल फ्रेश है, डायरेक्ट सेलर है, कुछ जानता नहीं है, तो बच्चे डायरेक्ट सेलर, किसी का एक्सपीरियंस है भी तो 6-8 महीने, इनको क्या पता क्या सही क्या गलत है। तो इनको क्या कैसे करना चाहिए, मतलब इन्हें ये कैसे जाने की क्या सही क्या गलत? यही सर सबसे महत्वपूर्ण है और ये चैलेंज भी है, इस गैप को फिल करना। अगर मैं से एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एज ए सेल्स एम्प्लॉय हूँ, लाइक ए कंपनी का मैं सेल्स एम्प्लॉय हूँ, और अगर मेरे पास में दूसरी कंपनी के गाड़ियों का नॉलेज नहीं होगा तो सर मैं अपनी गाड़ी सेल नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट सेलर को सबसे जो एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ डालनी चाहिए कि कौन कंपनी सही है, कौन कंपनी गलत है। ये एजुकेशन किसी भी प्रकार से, मतलब हमें मार्केट में इसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का कोई कोर्स नहीं है। और जो व्यक्ति किसी के साथ भी किसी कंपनी में जुड़ता है तो वो तो अपने आप को बेस्ट ही बताता है। आप देख लीजिए, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं वो सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं, जितने भी इंटरटेनमेंट चैनल है वो सब अपने आप को बेस्ट बताते हैं। तो खराब कौन बताता है? सर्प वाले कहते हैं कि हम नंबर 1 है, ए कंपनी कहती है मैं नंबर 1 हूँ, बी कहती है मैं नंबर 1 हूँ, कोई खराब नहीं बताता। तो आप जब तक सर किसी 10 लाख रुपए वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि 50 लाख वाली गाड़ी में क्या फील? मतलब मैं समझ चुका हूँ, आप कह रहे हैं जैसे जैसे डायरेक्ट सेलिंग की अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, जो हमारे इस पॉडकास्ट चैनल से भी बहुत बढ़ेगी, जैसे जैसे मैच्योर होता जाएगा हमारा समाज, हमारा यूथ, हमारे लोग, कि क्या सही इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है, फिर धीरे धीरे ये चीज़ कम होती चली जाए। वरना सर एक और क्वेश्चन है मेरा डायरेक्ट सेलिंग को लेके, कि कभी कभी क्या होता है ना
डाउनलाइन अपलाइन से सेटिस्फाइड नहीं होती जी और कहती है मुझे तो इसके साथ काम नहीं करना, जी। और कहीं ना कहीं डाउनलाइन अपलाइन की बात नहीं मानती। तो किस हद तक आप समझते हो डाउनलाइन सही होती है या अपलाइन सही होता है, ये क्यों होता है? सर बहुत सही और बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। एक्चुअली डाउनलाइन और अपलाइन का जो रिलेशन है ना, मेरा जो ओपिनियन है, वो सबसे जो क्लोज रिलेशन होता है हस्बैंड वाइफ का, पिता पुत्र का, उससे भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रिलेशन है सर सही अपलाइन बात, और डाउनलाइन सही। का। जैसे हिंदू रिचुअल्स में एक पति की एक लड़की और लड़के की जब शादी हो जाती है, जब वो पति पत्नी बन जाते हैं, तो सर उसके बाद में हर संभव ये प्रयास रहता है कि आप उसके साथ में रिश्ता निभाने का प्रयास करते हैं, कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज से। लेकिन अगर आपको पहले दिन ये पता लग जाए कि भाई इसके साथ में अपनी पटरी नहीं बनेगी, तो रिश्ते को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, आपको सेपरेट हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो दूसरा मिलेगा वो इससे बेहतर मिलेगा। सही बात। ठीक इस प्रकार से सर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोशिश ये करनी चाहिए कि जिसके साथ भी आपकी टीम बन चुकी है अपलाइन डाउनलाइन के तौर पर, आप हो सके तो लोगों की गलतियों को नज़रअंदाज करें और खूबियों को देखें और उनके साथ में अपना सामंजस्य बनाएं। और अगर नहीं बनती है बात तो अलग हो जाएं और ढूंढें, इससे कोई बेहतर मिलता है, मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे बेहतर आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि इस दुनिया में आप अपने जैसा ढूंढ रहे हैं और अपने जैसा व्यक्ति इस दुनिया में भगवान ने बनाया नहीं है। इस 800 करोड़ की आबादी में एक शकल के 7 लोग मिल जाएंगे, लेकिन किसी के सर फिंगरप्रिंट नहीं मिलते, किसी के सर आई रेटिना आज तक मैच नहीं हुई, तो आपकी क्वालिटी का व्यक्ति कैसे मिल जाएगा? तो आपको सिर्फ और सिर्फ सामंजस्य बिठाना है, बैठ के बात करें, बैठ के बात करनी है, डिस्कशन करें, डिस्कशन और जो अपने अपलाइन का अपलाइन है उसको बुला लें, बिल्कुल। वहाँ वार्तालाप करें। सही बात है, बिल्कुल सर। सोल्यूशन पे काम मन- करें, सर मतभेद हो सकते हैं, मन भेद ना करें। मनभेद ना करें। विचारों का टकराव होना जरूरी है, जरूर। लेकिन मनभेद ना करें। जैसे मैं हूं सर, बिल्कुल पाक साफ हूं, मैंने आज तक हमेशा गलत को गलत कहा, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने झूठी तारीफ कभी किसी की नहीं की, सामने कहता हूं, बिल्कुल साफ कहता हूं, मैं किसी से नहीं डरता और मेरे को इस बात का डर नहीं लगता कि कोई मुझे छोड़ करके चला जाएगा। छोड़ के चल के चला जाएगा तो उसका नुकसान उसी को होगा, मुझे नहीं होगा। अगर मेरा होगा, आपसे ही सीखा है सर, दो तरह के लोग होते हैं, एक दिल से जुड़ते हैं, एक दिमाग से। जो दिल से जुड़ते हैं सर वो आपकी बातों को सर आंखों पर रखते हैं, जो दिमाग से जुड़ते हैं तो उनके लिए तो सर अगर आप गर्दन भी कटा दोगे तो कहेंगे यार मजा नहीं आया, हिल गया लेकिन था। मेरे हिसाब से एक अपलाइन डाउनलाइन का रिश्ता दिल का होना चाहिए। आज मेरे साथ भी 18 साल का मेरा बेटा है, बेटी, और 18 साल का मेरा डाउनलाइन है। मतलब मेरी बेटी 18 साल की, मेरा डाउनलाइन 18 साल का है, ये दोनों मेरे बच्चे। 18 साल से हमने एक रात हर रात बात करी है, हर दिन हमने डिस्कस किया है, एक साथ जिंदगी जी है। तो मेरे हिसाब से तो ये रिश्ता दिल का ही होना चाहिए, दिल का होना चाहिए, दिमाग का होना ही नहीं चाहिए। भंडारी सर ये बताइए अभी तक क्या कमा चुके हैं आप? ये तो सर बहुत अच्छा सवाल आपने कर लिया सर। आज आपके आशीर्वाद से इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज इनकम सर करोड़ों में पहुंच चुकी है। अच्छा, मतलब टारगेट है सर लाइफ का 100 करोड़, तो तकरीबन पौन अरब तो सर आपके आशीर्वाद से सर कमाई चुका। अच्छा भंडारी सर ये बताइए आप इतने अच्छे वक्ता कैसे और शब्दों का ऐसा संग्रह कैसे करते हैं? क्या आपने कहीं कोचिंग ली है क्या? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, लेकिन हाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है मैंने, और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है सर संजीव कुमार। नहीं, मैं तो इतना अच्छा बोल ही नहीं सकता जितना अच्छा आप बोलते हैं, और जैसे शब्दों का संग्रह आप करते हैं मुझसे कभी नहीं होगा। आप बहुत गजब बोलते हैं और हर शब्द के पीछे मीनिंग होता है आपके, और रियली मैं, और दूसरा एक और खूबी है आपकी, मुझे भी अगर किसी को प्रोडक्ट देना है तो मैं आप ही को व्हाट्सएप करता हूँ कि भंडारी जी ये बताइए इसको क्या देना है। तो ये डॉक्टरी कैसे सीखी? एक तो आपने भी बताया था शुरू में जी कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था जी। और मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ, वो इंटरेस्ट है क्या कि आपने हमारी कंपनी में आयुर्वेदा में आके भी इतनी गजब की नॉलेज हासिल कर ली कि आज आप कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो तो रिजल्ट आता ही आता है? सर मैं धन्यवाद कहता हूँ आपको इस बात के लिए कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट पूछना होता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेते हैं या कॉल आ जाता है आपका। ये बात आपने इतने बड़े चैनल से कही है, ये मेरे लिए बड़े सम्माननीय है सर। आज गर्व से सीना चौड़ा हो गया मेरा। ये आपका बड़प्पन है सर। क्या आप
इन प्रोडक्टों को सजेस्ट नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं, लेकिन आप मुझ पर बिलीव करते हैं सर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यार ये बताएगा तो सही बताएगा। तो अब सर दोनों बातें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आयुर्वेद को क्लियर कर लेते हैं। मैंने पहले 2-4 मिनट पहले ये बात कही थी कि गूगल पे आपने बहुत पढ़ाई करी है। एग्जैक्टली सर। मैं क्या है कि क्यूरियसिटी रहा हूँ सर, बचपन से जिज्ञासु रहा हूँ। मतलब घर में कोई रेडियो घड़ी कुछ खराब हो जाता था तो मैं खोल करके ऑपरेशन करके उसको या तो ठीक कर देता था या खराब कर देता था। ऐसे ही मुझे फौज में अपॉर्चुनिटी मिली। फौज में मैं वायरलेस ऑपरेटर था, तो रेडियो सेट वगैरह, एम्पलीफायर वगैरह ये सब खोल खाल करके मतलब वो करता रहता था। क्यूरियोसिटी सबसे पहली चीज़, मेरे अंदर जो चीज़ है वो है जिज्ञासा, किसी चीज़ को जानने की। तो अब आपने कहा कि जी इम्यूनिटी बढ़ाता है। अब मेरे दिमाग में सवाल आता है कि इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता है। अब मैं इम्यूनिटी क्यों बढ़ाता, तो मैंने सर उसके हर्ब्स पढ़े, एलोवेरा, त्रिफला, पुनर्नवा, ये तीनों चीज़ें सर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम करती हैं। अदरक, तुलसी, मुलेठी सर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करती है। अश्वगंधा मेंटल हेल्थ को बढ़ाती है। नोनी आपके सेल्स डैमेज हो जाते हैं उनको रेजुनेट करती है। कोकुम फ्रूट फैट हटाती है। आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती है, मतलब हार्ट अटैक में फ़ायदा, वजन कम करती है। एप्पल एक्सट्रैक्ट उसमें है तो आपकी जो इम्यूनिटी है और आपकी उसकी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू है वो बढ़ जाती है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। तो ये कंटेंट उसमें है। तो सर अब मैंने एक एक कंटेंट पढ़ा। मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूँ, लोग आज मुझे साइंटिस्ट ऑफ आयुर्वेदा और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, बस मैंने पढ़ा सर उसके बारे में। तो पढ़ा क्यों? जिज्ञासा। भंडारी जी इससे बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हो। और मैं ये कहूँगा कि आपको जितना फ्यूचर विजन प्लान कंपनी के बारे में पता है ना, उतना आपको प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए। जी सर। कोई प्रोडक्ट बेचने से पहले उसका पूरा ज्ञान, पूरी नॉलेज अगर कहीं से ना मिले तो गूगल से पढ़ के लो, पर प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना, डायरेक्ट सेलिंग में की अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कामयाब होने के लिए प्रोडक्ट एक्सपर्ट बनना आपकी जिम्मेदारी है। और ये निहायत ही आपके लिए ज़रूरी है, जो मैं आपसे सीखाऊं और समझाऊं। मुझे बहुत कुछ सीखने को आज आपके साथ मिल रहा है। एक ही लाइन में कहना चाहूँगा सर, जिज्ञासा ही आपके ज्ञान की सबसे पहली कड़ी है। जिज्ञासा बढ़ाओ। शब्दकोश आपने कहा मेरे पास में बहुत है। मैं कोई भी नया शब्द सुनता हूँ, जब तक मैं उसका अर्थ नहीं पता कर लेता तब तक मैं छोड़ता नहीं हूँ। मेरी जो मेमोरी है सर वो है फोटोजेनिक। या तो मैं किसी चीज़ को देख लूँ या मैं किसी चीज़ को लिख लूँ तो वो मेरे दिमाग में छप जाता है। कुछ भी मैं मूवी देख रहा हूँ, रील्स देख रहा हूँ, तो उसका मतलब समझता हूँ और उसकी वजह से शायद मेरे अंदर ये डेवलप हो रहा है। एक बहुत अच्छी खूबी भंडारी सर आपके अंदर है। मैंने देखा है कि मैं ही नहीं, किसी भी नेटवर्क का कोई भी व्यक्ति आपसे बात करे, आपके कोलाइन कोई भी आपसे बात करे, कोई आपसे कुछ जानना चाहे, कोई पूछना चाहे, इवन आप किसी भी नेटवर्क में जाके ट्रेनिंग दे देते हो, किसी भी नेटवर्क में जाके मीटिंग कर लेते हो, तो इतना मतलब ये भाव कहाँ से आया कि भाई अपनी खुद की टीम में इतने बिजी हो, वो भी दो ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे हो, फिर भी सबके लिए सब जगह मौजूद मिस्टर भंडारी? ये शायद सर जेनेटिक है, माता पिता की वजह से। मतलब दूसरों का भला करने या दूसरों को सहयोग करने वाला जो नेचर है ये शायद वहाँ से मिला है। और दूसरा आपने सिखाया है गुरु के तौर पर कि जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। जितनी मदद करोगे, आप दूसरे की मदद करोगे, ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। जितना किसी को दान दोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। तो ये नेचर है। कभी मेरे को डर नहीं लगता, कभी मेरे को हीन भावना, कॉम्प्लेक्सन नहीं होता कि यार मेरे से कोई दूसरा फायदा उठा रहा है, मैं क्यों उसको बताऊं। ऐसी सोच मेरी नहीं बन पाई है और इसका श्रेय अपने माता पिता और आपको देना ये चाहूँगा। गजब की नीयत, गजब की मानवता और ये गजब का बड़प्पन है आपका। तो आपके माता पिता हैं अभी? जी सर बिल्कुल, आप स्वस्थ हैं। तो मुझे ये बताइए भंडारी सर, जीवन का सबसे बड़ा लम्हा होता है कि जब एक बच्चा बहुत अच्छी कामयाबी हासिल करके अपने माँ बापों को सुख के साथ जोड़ता है, उन्हें सुख देता है, तो जब बच्चा और माँ बाप बैठते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही फीलिंग होती है। तो जब आप इतने बड़े लेवल पे पहुँचे, इस मुकाम पे हासिल, ये इतने बड़े लेवल पे पहुँचे, मुकाम हासिल किया, तो मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन? मम्मी पापा का सर एक ही रिएक्शन होता है। मुझसे तो मतलब डायरेक्टली नहीं कहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली मतलब दाएं बाएं से सुनने को मिलता है। कभी किसी रिश्तेदार से बात करते हैं तो वहाँ से फीडबैक मेरे पास आता है कि हमें जो है कि श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है जिसने हमें जीते जी स्वर्ग दिखा दिया है। आज ज़िंदगी के
सारे सुख जो है कि हमें एक फिंगर टिप्स पे जो है कि इसकी वजह से हमें आज मिल जाते हैं। ऐसे फीडबैक मिलते हैं। और कुछ टाइम कभी ऐसा भी हुआ है, कुछ 2-3 बार ऐसा भी हुआ है कि जब इमोशनल हो जाते हैं मम्मी भी पापा भी। और मम्मी का तो चलो रोना समझ में आता है, माताएं जो है कि ज़्यादा इमोशनल होती हैं, लेकिन पिताजी भी रो करके कहते हैं कि यार बेटा हो तो तेरे जैसा हो। गर्व से सीना फूल जाता होगा, हिम्मत बढ़ जाती होगी, मेहनत बढ़ जाती होगी, जज्बा पैदा हो जाता होगा। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि मम्मी एक दिन कह रही थी इस बात को कि पूरा पूरा साल निकल जाता था, एक मतलब धोती में, एक फटी हुई धोती में ही पूरा साल निकल जाता था। और उसी धोती में अगर तूने पेशाब कर दिया तो गीला होगी वो धोती, फिर मैं सूखा वाला तेरी तरफ रखती थी, गीला वाला अपना। तो वो दिन याद करती तो उनके आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। मैं इमोशनल सर थोड़ा ज़्यादा हूँ, तो इसलिए मैं इन सब से दूर रहना चाहता हूँ। तो बट खुश हैं, बहुत खुश हैं, और भगवान करे उनका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। हमेशा तब लंबी उम्र वो जिए, और अभी तो और उन्हें बहुत कामयाबी अपने बेटे की देखनी है, वो भी देखते रहे। तो मेरा आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड से पहले, भंडारी जी जी अरबपति कब तक बन रहे हैं? सर, सच कहूँ 2034। 2034 में मिस्टर BS भंडारी डायरेक्ट सेलिंग के अरबपति होंगे? 100% सर। भंडारी सर, जाते जाते एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, कुछ आपकी हॉबीज जानते हैं। जी सर। फेवरेट स्पोर्ट्स? फुटबॉल। ड्रीम कार? रोल्स रॉयस फैंटम सर। डोमेस्टिक ड्रीम डेस्टिनेशन? गोवा। इंटरनेशनल ड्रीम डेस्टिनेशन? स्विट्जरलैंड। फेवरेट खाना? सर भिंडी की सब्जी और तवा रोटी। फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। फेवरेट एक्ट्रेस? कृति सेनन। फेवरेट मूवी? चक दे इंडिया। और भंडारी जी, हमें आज आपसे बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला। मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट जब देश के यूथ और डायरेक्ट सेलर और इवन आपके आर्मी पर्सन देखेंगे तो उन्हें बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ आपसे सीखेंगे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, आपने मुझे मौका दिया और आज मैं अपने मन की बहुत सारी बातें आपसे रख पाया। तो दोस्तों, आज फिर हमने लीडिंग लीडर्स के इस पॉडकास्ट में एक शानदार व्यक्तित्व को सुना, उनसे बहुत कुछ हमें सीखा और उनके बारे में जानने का मौका मिला। और फिर वही एक सिद्धांत जो हम साबित करना चाहते हैं कि लीडर किसी भी फील्ड का हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हो, सिद्धांत एक जैसे ही रहते हैं। आप सिर्फ प्लेटफॉर्म चुनिए, सिद्धांत हम बताएंगे, विश्वास हम दिलाएंगे। आपको सफल बनाने के लिए लीडिंग लीडर्स हमेशा आपके साथ है। तो देखते रहिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलेंगे एक कामयाब पर्सनैलिटी के साथ लीडिंग लीडर्स के इसी पॉडकास्ट में। धन्यवाद।